नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कभी गौर किया है आपने, जब दिन का शोर खत्म होता है तो शरीर धीरे धीरे खुद बोलने लगता है। नींद की शुरुआत कोई घड़ी नहीं करती, वह कोई अलार्म की बात नहीं, वह एक संकेत है जो शरीर आपको हर दिन देता है। आपका सिर थोड़ा भारी होने लगता है, पलकें झुकने लगती हैं, कंधे ढीले पड़ते हैं और पीठ जैसे आराम मांगने लगती है। ये शरीर की सबसे पहली भाषा है जो कहती है अब बहुत हो गया, अब मुझे थोड़ी देर तुमसे ही छुट्टी चाहिए। बहुत लोग इस संकेत को समझ नहीं पाते। वे मोबाइल स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं, या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, या बस यह मान लेते हैं कि नींद तो जब आएगी तब आएगी। लेकिन नींद कभी जबरदस्ती नहीं आती, वह आमंत्रण चाहती है। एक जगह, एक मूड, एक स्थिति। ठीक वैसे जैसे कोई बहुत प्रिय मेहमान आता है, वह तभी रुकता है जब आप दरवाजा खोलते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब आप आइए, सब कुछ तैयार है। शरीर भी नींद को वही कहता है, मैं अब तैयार हूं। और इस तैयारी की शुरुआत होती है शरीर की सही स्थिति से। सोचिए, आप सारा दिन खड़े रहे, बैठे रहे, भागे दौड़े। अब आपका शरीर चाहता है कि वह एक ऐसी अवस्था में आए जहां उसे कुछ पकड़ नहीं पड़े, जहां न हाथों को सहारा देना हो, न पीठ को सीधा रखने की जिम्मेदारी हो, न पैरों को संभालने की कोशिश। एक ऐसी स्थिति जहां शरीर को खुद को छोड़ देने का अधिकार मिले, यही नींद की शुरुआत है। अब आप सोच सकते हैं, क्या कोई ऐसी स्थिति है जो सबसे उचित है? और जवाब है हाँ, लेकिन वह सबके लिए एक सी नहीं होती, क्योंकि हर शरीर की अपनी कहानी होती है। किसी की पीठ में पुरानी थकान होती है, किसी के कंधों में रोज का बोझ और किसी के सिर में हजार सोचों की गूंज। इसलिए सबसे पहली स्थिति है सुनना अपने शरीर से। क्या आपकी पीठ सीधी रहना चाहती है या थोड़ी झुककर आराम लेना चाहती है? क्या आपके घुटने किसी सहारे की चाह रखते हैं? क्या आपकी गर्दन तकिए से थोड़ी दूरी चाहती है या उसे पकड़ना चाहती है? यह सुनना धीरे धीरे आता है। आप एक रात में सब नहीं जान जाते, लेकिन जब आप जानना शुरू करते हैं तो शरीर बताता है, जैसे कोई बच्चा धीरे से कहता है मुझे ऐसे पकड़ो। नींद की स्थिति कोई योग का आसन नहीं होती, वह कोई किताब में लिखा हुआ ढांचा नहीं है। वह एक ऐसा भरोसा है जो शरीर और बिस्तर के बीच बनता है, और जब यह भरोसा बनता है तो शरीर धीरे धीरे वजन छोड़ देता है। सच में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सोने से ठीक पहले एक हल्का सा क्षण आता है जब लगता है कि शरीर जैसे गिर रहा है नीचे की ओर, जैसे कोई उसे थाम रहा है। वही क्षण नींद का पहला द्वार होता है। यह द्वार तभी खुलता है जब शरीर कहता है अब मैं थक गया हूं, अब तो मुझे पकड़ ले। और आप, उसका मन, कहते हैं हाँ मैं यही हूं। यही स्थिति है सही सोने की। सारे दिन वह आपको थामे रहता है, आपको चलाता है, उठाता है, झुकाता है। रात उसका समय होता है खुद को छोड़ने का। जैसे ही आप लेटते हैं, थोड़ा सांसें धीमी करें, आंखें बंद करें और अपने पैरों से लेकर सिर तक शरीर को महसूस करें। हर हिस्सा पूछेगा क्या मुझे आराम मिला? आपका ये हाँ, अब तुम अपने आप को जमीन को दे दो। पैरों की उंगलियां ढीली हों, घुटने बिना तनाव के हों, हाथ शरीर के पास हों, न ज्यादा सटे न बहुत दूर। गर्दन सीधी हो, तकिया बस हल्का सहारा दे और सिर बस इतना उठे कि सांसें बाधित ना हो। कोई जोर नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक मौन अनुभव, जैसे कोई पानी के ऊपर तैर रहा हो और नीचे से उसे धीरे धीरे झील की शांति ऊपर खींच रही हो। जब आप सही स्थिति में होते हैं तब नींद खुद चलकर आती है। वह कुछ नहीं पूछती, वह कहती है अब मैं तुझसे नहीं तेरे शरीर से मिलने आई हूं, तो बस रास्ते से हट जा। और आप बस एक मुस्कान के साथ आंखें बंद करते हैं और पहला सपना बिना शोर के भीतर उतरने लगता है। रात की शुरुआत अक्सर शरीर से नहीं, मन से होती है। शरीर चाहे जितना थक गया हो, अगर मन अब भी जाग रहा है, सोचता, भागता या याद करता है, तो नींद पास आकर भी लौट जाती है। यह बात आपने कई बार महसूस की होगी। बिस्तर पर लेटे हैं, कमरे में अंधेरा है, शरीर भी ढीला है, लेकिन मन वह किसी पुराने दृश्य में उलझा है, किसी अनकही संवाद में फंसा है, या फिर कल के किसी डर को आज जी रहा है। और तब घंटों बीत जाते हैं, नींद दूर बैठी रहती है, जैसे कह रही हो जब तक तू शांत नहीं होता मैं आ नहीं सकती। तो नींद को बुलाने के लिए सबसे पहले मन को उतरने देना होता है। जैसे कोई नाव किनारे लाकर धीरे धीरे खींचता है पानी से बाहर रेत पर, वैसे ही मन को दिन के बहाव से निकालकर रात्रि के मौन पर लाना होता है। पर यह उतना सरल नहीं जितना कहने में लगता है, क्योंकि मन कोई बटन नहीं है जिसे ऑफ कर दिया जाए। मन एक धारा है जो चलता रहता है, चलता रहता है। पर अगर आप उसकी ओर देखना शुरू करें और कुछ न कहें तो वह खुद धीरे धीरे बहाव कम कर देता है।
सोचिए, एक बच्चा दिन भर खेलता रहा हो, खूब दौड़ा हो, हंसा हो, गिरा हो, रोया भी हो, अब वह रात को चुपचाप कोने में बैठा है, पर अब भी थका नहीं। आप उससे कहें अब सो जाओ, वह मानेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसे गोद में ले लें, उसके बालों में हाथ फेरें, कुछ न कहें, तो थोड़ी देर में उसकी पलकें झुकने लगेंगी। मन भी वही बच्चा है। आप जितना जबरदस्ती करेंगे वह उतना जगेगा। आप जितना धैर्य से, मौन से उसे सिर्फ महसूस करेंगे, वह उतना ही धीरे धीरे शांत होगा। तो सोने से पहले मन को कैसे चुप कराए? पहला तरीका है स्वीकार करना। दिन में जो हुआ, अच्छा या बुरा, उसे मन से निकालने की कोशिश मत कीजिए। उसे स्वीकार कीजिए जैसे है वैसे। हाँ, मैं आज थका हूं। हाँ, वो बात मुझे चुभी। हाँ, आज कुछ अधूरा रह गया। ये वाक्य कोई कमजोरी नहीं है, ये स्वीकृति है। और स्वीकृति मन को ठहरने की अनुमति देती है। नींद से पहले कम से कम 15 मिनट किसी से बात न करें, ना बाहर, ना मोबाइल पर, ना दिमाग में। बस चुपचाप बैठिए कहीं पर, एक कोने में, बिस्तर पर, बालकनी में, जहां आप अकेले हों। मन को कहिए अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं तय करेंगे। वह मानेगा नहीं, वह आवाजें उठाएगा, पर कल क्या करना है? वो बात अधूरी है, तू इतना चुप क्यों है? बस मुस्कुराइए, कुछ न कहिए। यह मौन थोड़ी देर में एक नई ऊर्जा लाता है, जो सोच को धीमा करता है। धीमी सोच नींद के दरवाजे की चाबी है। अपनी आंखें बंद कीजिए और कोई शांत दृश्य सोचिए। एक झील, एक पेड़ की छाया, एक नीला आसमान, एक धीमा झरना। सोचिए आप वहां हैं, आपके पैरों के नीचे घास है और हवा आपके चेहरे को छू रही है। कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ आप। इस दृश्य को जितना जीवंत बनाएंगे, उतनी ही तेजी से आपका मन उस रोज की भागदौड़ से निकलकर शांति की ओर आएगा। अब जब मन थोड़ा हल्का हो जाए, तब आप धीरे से बिस्तर पर जाएं, बत्ती बुझा दीजिए। कोई संगीत नहीं, कोई बात नहीं, बस गहरी सांसें लीजिए। सांस लें तो सोचें मैं सुकून भर रहा हूं। सांस छोड़ें तो सोचें मैं सब छोड़ रहा हूं। मन अब भी कुछ न कुछ कहेगा, वह आपको पुरानी बातों में खींचेगा, लेकिन आप अब उसे पकड़िए नहीं, वह आए जाए, बस उसे देखते रहिए। मन सबसे ज्यादा थकता है तब जब हम हर विचार को पकड़ने लगते हैं। अब आप सिर्फ गवाह बन जाइए। सोचों का आना जाना देखिए, जैसे बादल आ जा रहे हों। धीरे धीरे बादल कम होंगे, आसमान साफ होगा और वही नीला आसमान आपको नींद की ओर ले चलेगा। नींद कोई घटना नहीं है, वह एक प्राप्ति है। जब शरीर और मन दोनों कह दें अब हम थक गए हैं, अब हम खुद को छोड़ रहे हैं, और आप उस मौन में धीरे धीरे उतरते चले जाते हैं, जहां कुछ याद नहीं रहता, कोई नाम नहीं होता, बस शांति होती है भीतर की, गहराई की। वह है नींद। रात के समय जब मन थककर मौन की ओर बढ़ता है और शरीर अपने भार को जमीन पर सौंपने लगता है, तब एक तीसरा तत्व धीरे धीरे अपनी भूमिका निभाने लगता है। वह है वातावरण। जिस जगह आप सोने जा रहे हैं, वहां की हवा, खामोशी, गंध, रोशनी और ऊर्जा, ये सब मिलकर तय करते हैं कि नींद सिर्फ आएगी या गहराई में उतरकर आराम भी देगी। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद सोने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन नींद आती ही नहीं। शरीर लेटा होता है, मन भी शांत होता है, लेकिन कुछ है जो भीतर झंझट बनाए रखता है, कुछ अदृश्य, अनकहा, और अक्सर वह कुछ होता है कमरे का असर। क्योंकि मन जितना अंदर काम करता है, उतना ही वह बाहर से महसूस करता है। कमरे का वातावरण कोई सजावट नहीं है, वह एक ऊर्जा का गुप्त संसार है। आप जिस बिस्तर पर लेटते हैं, जिस रजाई को ओढ़ते हैं, दीवारों का रंग, खिड़की से आने वाली हवा, कमरे की खुशबू, सब आपके मन और शरीर को चुपचाप संदेश देते हैं, और नींद उन्हीं संकेतों को पढ़ती है। कल्पना कीजिए, एक कमरा है जहां हल्का पीला प्रकाश हो, दीवारों पर कोई तेज रंग न हो, तकिए साफ हों, चादर में हल्की सी गुलाब या चंदन की महक हो, खिड़की से हल्की सी हवा आ रही हो, और बाहर कुछ न बोले, बस पत्तों की धीमी सरसराहट सुनाई दे। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस कमरे में प्रवेश करते ही आपके भीतर कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा है? वहीं अगर एक कमरा हो जहां कपड़े बिखरे हों, टीवी की हल्की आवाज चल रही हो, बिजली की नीली सी तेज रोशनी हो, तकिया थोड़ा गीला या चुभता हुआ लगे, तो चाहे आप जितना भी थके हों, नींद छूकर भी नहीं आएगी। यह कोई दिखावा नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। मन भावनाओं की भाषा समझता है और कमरा भी उन्हीं भावनाओं को महसूस करता है जो उसमें मौजूद होती हैं। तो कमरे को नींद के लिए कैसे तैयार करें? इसका पहला रहस्य है शांति। कमरे में प्रवेश करते ही मन को लगना चाहिए अब सब खत्म हो गया, अब कोई काम नहीं, अब मैं सिर्फ खुद में हूं। इसके लिए कमरे को कभी बोझिल न बनाइए, कम से कम चीजें रखें, हर वस्तु को उसका स्थान दें। बिस्तर पर केवल वो चीजें रखें जो नींद की ओर ले जाती हैं।
जैसे एक साफ चादर, एक नरम रजाई, एक किताब। शायद कोशिश करें कि कमरे में कोई ऐसी वस्तु ना हो जो दिन की दुनिया की याद दिलाए, जैसे लैपटॉप, काम के पेपर या मोबाइल। अगर ये चीजें हों भी तो उन्हें सोते समय आंखों से ओझल रखें, क्योंकि नींद का मन हमेशा वर्तमान में रहना चाहता है। वह कल या परसों की योजनाएं नहीं समझता। दूसरा रहस्य है प्रकाश। वह संकेत है जो शरीर को बताता है अब दिन है या रात। अगर कमरे में रोशनी तेज है, सफेद, नीली या चुभती हुई, तो शरीर अब भी जागने की स्थिति में रहता है। धीमे, पीले, गर्म प्रकाश का उपयोग करें जो सूर्यास्त की याद दिलाए। रात का समय गोधूली की तरह होना चाहिए, जहां दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं। सिर्फ इतना प्रकाश रखें कि अगर आंखें बंद हों तो भी आंखों के भीतर अंधेरा महसूस हो, क्योंकि नींद अंधेरे को पहचानती है, उसे उजाले में रास्ता नहीं मिलता। तीसरा रहस्य है गंध। यह एक अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली संकेत होता है। चंदन, लैवेंडर, गुलाब या मिट्टी जैसी सौम्य खुशबुएं मन को गहराई तक शांत करती है। सोते समय अगर हल्की सी कोई स्निग्ध सुगंध कमरे में बह रही हो तो वह मन को संकेत देती है कि अब यह समय शांति का है। अब चलो भीतर उतरते हैं। कभी कभी एक पुरानी किताब की खुशबू या किसी परिचित वस्त्र की गंध भी वही काम करती है, क्योंकि वह आपको आपके ही गहरे स्मृति क्षेत्र में ले जाती है और वहीं नींद आराम से उतरती है। चौथा रहस्य है हवा और स्पर्श। कमरे की हवा बंद ना हो, कम से कम एक खिड़की ऐसी हो जहां से थोड़ी सी ताजगी आती रहे। बंद कमरा अक्सर भीतर की ऊर्जा को भी बंद कर देता है और मन वहां फंसा हुआ महसूस करता है। स्पर्श यानी जिस चादर या रजाई से आप ढके हों वह कैसा महसूस होती है। क्या वह रूखी है, बहुत भारी है, बहुत पतली है? मन इन सब बातों को महसूस करता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। कभी एक बहुत साधारण सूती चादर भी आपको माँ की गोद जैसा सुकून दे सकती है। सोने से पहले रजाई या चादर को एक बार अच्छे से झटकिए और उसे प्यार से अपने शरीर पर रखिए। यह छोटा सा क्रिया आपके शरीर को बताती है अब सब ठीक है, अब सब शांत है। कमरे में अगर कोई पौधा हो, अगर दीवार पर कोई शांत चित्र हो, जैसे नीला आसमान, पेड़, नदी या चांद, तो वह भी मन को गहराई की ओर ले जाता है। हर चीज जो नेचर से जुड़ी हो वह आपको नींद के करीब लाती है, क्योंकि मन प्राकृतिक चीजों से ज्यादा परिचित होता है। वहां उसे अभिनय नहीं करना पड़ता। सोते समय कमरा कोई महल नहीं होना चाहिए, वह एक गुफा की तरह होना चाहिए जहां आप छुप सकें, विश्राम कर सकें और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल सकें। कमरे का असर ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आप बिस्तर पर लेटें आपका शरीर एक लंबी सांस ले और कहे अब मैं इधर हूं। और वही घरपन, वही आराम नींद को आपके पास लाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है रात के किसी हिस्से में खास समय ऐसा आता है जब आंखें अपने आप भारी हो जाती हैं, सांसें थोड़ी धीमी, शरीर थोड़ा ढीला और भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह नींद का प्राकृतिक समय होता है। वह वक्त जब शरीर और मन एक साथ कहते हैं अब सोने का समय है। आमतौर पर यह समय रात 9:30 से 10:30 के बीच शुरू होता है, जब शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो नींद लाने का प्राकृतिक संकेत है। अगर आप इस समय का सम्मान करते हैं, यानी उस समय बत्ती धीमी करते हैं, मोबाइल बंद करते हैं, धीमी सांसों में रहते हैं, तो नींद चुपचाप आपके सिरहाने आकर बैठ जाती है और जैसे ही आप लेटते हैं वह आपको अपनी गोद में ले लेती है। लेकिन अगर आप उस समय उल्टा करते हैं, फोन की स्क्रीन में घुसे रहते हैं, टीवी पर तेज रोशनी में तेज आवाजें सुनते हैं या तेज संगीत, गरम बहस या भावनात्मक उथल पुथल में रहते हैं, तो शरीर भ्रमित हो जाता है। उसकी प्राकृतिक घड़ी सोचती है शायद अभी दिन ही है और तब मेलाटोनिन रुक जाता है। तनाव वाले हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं और नींद आपसे दूर चली जाती है। आप फिर बिस्तर पर घंटों लेटे रहते हैं पर आंखें नहीं बंद होती। कई लोग कहते हैं मैं तो रात 1 बजे ही सोता हूं, तभी नींद आती है। लेकिन यह आदत है, प्राकृतिक समय नहीं। शरीर ने मजबूरी में आपकी आदतों के साथ तालमेल बैठा दिया है और इसका मतलब यह नहीं कि यह ठीक है। जब आप प्राकृतिक समय से सोते हैं तो नींद जल्दी आती है, गहरी होती है, सपने मीठे होते हैं और सुबह एक ताजगी के साथ नींद खुलती है बिना अलार्म के। एक और रहस्य समझिए, रात 10 से सुबह 2 बजे तक का समय नींद के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब शरीर की मरम्मत होती है, पुराने टिश्यू ठीक होते हैं, मस्तिष्क की सफाई होती है और दिन भर की भावनाएं संग्रहित होकर स्पेस बनाती हैं। अगर आप इस समय में जागते रहते हैं तो शरीर थका हुआ ही रहता है, भले आप देर से उठें, और फिर दिन भर आप थकान, चिड़चिड़ापन और भारीपन महसूस करते हैं। प्राकृतिक समय पर सोने का
मतलब यह नहीं कि आप 9 बजे लेट जाएं और 2 घंटे तक करवटें बदलें। इसका अर्थ है आप धीरे धीरे नींद की तैयारी करें। रात 9 बजे से ही रोशनी धीमी करें, मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं, कोई किताब उठाएं, कोई धीमा गीत सुनें, थोड़ा ध्यान करें या बस चुपचाप बैठें। आपका शरीर और मन धीरे धीरे उसी लय में आ जाएगा जो प्रकृति ने नींद के लिए बनाई है। सोचिए, अगर पक्षी भी सूरज ढलने के बाद 3 घंटे तक मोबाइल देखते रहते तो क्या वे अगले दिन सुबह उठ पाते? नदी भी अगर रात को तेज बहने लगे तो क्या सुबह उसकी लहरें ठंडी होती? हर चीज जो प्रकृति में है वह रात के एक खास समय पर रुकती है। सिर्फ इंसान है जो अपने दिमाग के शोर में इस लय को तोड़ता है और फिर कहता है मुझे नींद नहीं आती। नींद आती है, हर दिन आती है, बस आप उस प्रवेश द्वार पर समय पर नहीं होते। तो अब से हर रात एक प्रण लीजिए कि मैं नींद की ट्रेन छोड़ूंगा नहीं। जब शरीर कहे अब बहुत हो गया, तब आप कहें ठीक है, अब मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ। और जैसे ही आप सही समय पर बिस्तर पर जाएंगे, शब्द मौन होंगे, आंखें भारी, सांसें धीमी और सपनों की पहली सीढ़ी शुरू होगी, जहां नींद सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक आशीर्वाद बन जाती है। जब रात पूरी तरह उतर आती है, कमरे में मौन की चादर बिछ जाती है और शरीर धीरे धीरे नींद की धारा में बहता है, तब भी कुछ बहुत महीन स्तर पर चलता रहता है और वह है आपके शरीर की स्थिति, यानी नींद के दौरान आपकी भंगिमा। अक्सर लोग सोचते हैं कि नींद तो बस सो जाना है, चाहे जैसे लेटो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच्चाई यह है कि नींद सिर्फ मानसिक विश्राम नहीं, वह शरीर की मरम्मत का समय भी है। और यह मरम्मत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस स्थिति में सो रहे हैं, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं, पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है, मस्तिष्क सूचनाओं की सफाई करता है और रीढ़ की हड्डी विश्राम चाहती है। अब सोचिए, अगर इस समय आपका शरीर किसी ऐसे आकार में बंधा हो जो उसे राहत की जगह तनाव दे रहा हो, तो वह नींद आराम देने की बजाय थका देगी। और फिर सुबह आंखें तो खुल जाएंगी, पर पीठ भारी, कंधे जमे हुए, गर्दन अकड़ी हुई और दिन की शुरुआत एक अजीब सी खींचतान से होगी। तो क्या सच में यह मायने रखता है कि आप किस तरह सोते हैं? हाँ, मायने रखता है बहुत, लेकिन इसका जवाब कोई एक आकार फिट सभी नहीं है। हर शरीर की अपनी कहानियां हैं, अपनी आदतें और अपनी जरूरतें। फिर भी कुछ प्राकृतिक संकेत हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है। एक, पीठ के बल सोना। मौन की मुद्रा। जब आप पीठ के बल लेटते हैं, हाथ बदल में या सीने पर हल्के टिके होते हैं और पैर थोड़े फैले होते हैं, तो शरीर को एक संतुलित स्थिति मिलती है। यह मुद्रा रीढ़ की सीध, गर्दन की स्थिति और सांसों के प्रवाह के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें शरीर को कुछ भी पकड़ना नहीं पड़ता, वह जमीन को समर्पित हो जाता है। पर यह स्थिति हर किसी के लिए सहज नहीं होती, क्योंकि अगर आपका मन बहुत सक्रिय हो या शरीर थोड़ा भारी हो तो पीठ के बल लेटना कभी कभी बेचैनी पैदा करता है। फिर भी अगर आपने दिन भर की तैयारी ठीक की हो, कमरे में शांति हो, मन शांत हो और आप धीमी सांसों में हो, तो पीठ के बल लेटना एक गहरी ध्यान जैसी स्थिति दे सकता है, जहां शरीर मानो कहता है अब मैं संपूर्ण रूप से समर्पण में हूं। 2, दाईं करवट। ऊर्जा की धार। बहुत से लोग नींद के लिए दाईं करवट का चुनाव करते हैं और इसके पीछे शरीर का अद्भुत विज्ञान है। दाईं करवट सोने से हृदय को थोड़ा स्थान मिलता है और पाचन तंत्र में गैस, एसिडिटी जैसी शिकायतें कम होती है। इस अवस्था में सांस बाएं नथुने से अधिक चलती है, जिसे योग में चंद्र नाड़ी कहते हैं, जो मन को शांत, शीतल और विचारहीन बनाती है। इसलिए कई प्राचीन परंपराओं में कहा गया है कि नींद में जाने से पहले थोड़ी देर दाईं करवट लेना अच्छा होता है। पर ध्यान रहे, बहुत ज्यादा दाईं करवट में सोना भी कभी कभी कंधे या कूल्हे में दर्द ला सकता है, खासकर अगर तकिया या गद्दा सही ना हो। इसलिए करवट लेते समय अपने नीचे का हाथ थोड़ा आगे की ओर रखें और पैरों के बीच हल्का तकिया रख लें, ताकि शरीर को एक सीधा आरामदायक आधार मिले। 3, बाईं करवट। दिल का सुकून। अब आते हैं बाईं करवट पर। यह मुद्रा खासकर उन लोगों के लिए मुफीद है जिनका पाचन थोड़ा धीमा है या जिन्हें रात को गैस, अपच या भारीपन की समस्या होती है। बाईं करवट सोने से पेट का भार शरीर के केंद्र से थोड़ा हटता है और पाचन क्रिया में सहयोग मिलता है। पर कुछ दिल की बीमारियों में यह मुद्रा थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि दिल शरीर के बाईं ओर होता है और कभी कभी उसका दबाव महसूस हो सकता है। फिर भी अगर आप सहज हैं और कोई तकलीफ नहीं है, तो बाईं करवट सोना भी एक गहरे, स्थिर विश्राम का अनुभव दे सकता है। 4, पेट के बल। उलझी हुई स्थिति। बहुत लोग पेट के बल सोते हैं, शायद आदतवश या सुरक्षा के भाव में, पर यह मुद्रा शरीर के लिए सबसे कम अनुकूल मानी जाती है। इसमें रीढ़ का प्राकृतिक झुकाव टूटता है, गर्दन को मुड़ाकर रखना पड़ता है
और सांस लेने की प्रक्रिया थोड़ी असहज हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को यह मुद्रा बहुत प्रिय है तो कोशिश करें कि पेट के नीचे एक छोटा तकिया रखा जाए ताकि रीढ़ को थोड़ा सहारा मिले। पर फिर भी अगर आप थके हुए हैं और यही मुद्रा आपको शांति देती है तो जरूरी नहीं कि उसे तुरंत त्याग दें। शरीर धीरे धीरे खुद सिखाता है, बस सुनने की कोशिश करें। नींद की स्थिति का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह है कि नींद में कोई स्थिति स्थिर नहीं रहती। आप जिस मुद्रा में सोते हैं पूरी रात उसी में नहीं रहते। शरीर अपने आप करवट बदलता है, हाथों को इधर उधर करता है, कभी कंबल खींचता है, कभी पैर बाहर निकाल देता है। ये सब शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता है जो हर क्षण खुद को संतुलित कर रही होती है। तो बात केवल उस शुरुआती स्थिति की है जिसमें आप नींद के द्वार पर खड़े होते हैं। अगर वह स्थिति शरीर के लिए सहज, कोमल और भरोसेमंद है तो बाकी रात शरीर खुद को संभाल लेता है। नींद कोई जरावस्था नहीं है, वह एक यात्रा है। हर करवट, हर सांस, हर स्थिति आपको भीतर से ठीक करती है, आपके मन को नए स्वप्नों की धरती पर छोड़ देती है। तो सोने से पहले बस एक क्षण रुक जाइए, अपने शरीर से पूछिए, क्या तू आराम से है? अगर जवाब आए हाँ, तो आंखें बंद कर लीजिए। बिस्तर अब सिर्फ एक जगह नहीं, वह एक आश्रय बन चुका है और आप उसकी छाया में धीरे धीरे गहरी, बहुत गहरी नींद में उतर रहे हैं, जहां कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मौन, केवल विश्राम। केवल आप। पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की हवा में बांसुरी की धीमी सी आवाज घुली रहती थी। उस गांव का नाम था अगनपुर, लेकिन वहां के लोग उसे नीलपुर कहते थे क्योंकि हर शाम जब सूरज छुपता तो पूरा आकाश नीले रंग में डूब जाता, गाढ़ा, शुद्ध और बहुत शांत। नीलपुर की पहाड़ियों के ऊपर हर दोपहर एक बूढ़ा सा बादल मंडराता था, बहुत धीमा, बहुत भारी, लेकिन शांत। गांव के लोग कहते थे ये बादल कभी बरसता नहीं, बस देखता है। कुछ बच्चों ने उसका नाम रखा था दादू बादल। कभी वो खेतों के ऊपर छांव करता, कभी स्कूल की छत पर बैठता, कभी झील की सतह पर झुककर जैसे अपना अक्स देखता। वह बादल दिन में आता, धीरे धीरे चलता और फिर शाम होते हो चल हो जाता। किसी ने उसे कभी गरजते नहीं सुना, किसी ने उसे कभी बिजली बनते नहीं देखा। वह बस वहां था, जैसे एक पुराना दोस्त जो अब कुछ नहीं कहता, बस पास बैठता है। गांव में एक बच्चा था, नमन, बहुत चुप, बहुत संवेदनशील। वह भी कुछ खास नहीं कहता था, पर बहुत कुछ समझता था। उसके माता पिता दोनों काम पर चले जाते, वह अकेला रहता। उसका खेल था आसमान देखना। घंटों अपनी झोपड़ी के ऊपर बैठकर वो बादलों को देखता, कैसे वो एक से दूसरे में बदलते हैं, कैसे उनका कोई घर नहीं होता। पर सबसे ज्यादा उसे दादू बादल अच्छा लगता। ये किसी से डरता नहीं, वह सोचता ना दरसता है ना बरसता है, फिर भी सब उसे देखते हैं। एक दिन नमन ने अपनी हथेली में पानी भरा, ऊपर देखा और बोला, दादू क्या तुम भी कभी बच्चा थे? बादल कुछ नहीं बोला, लेकिन तभी हवा में एक झोंका आया और नमन के बाल उड़ गए। उसके दारों पर एक नमी आई, जैसे किसी ने हल्के से थपकी दी। वह समझ गया, बादल मुस्कुराया है। उस दिन से नमन रोज दादू बादल से बात करता। वह उसे अपने स्कूल की बातें बताता, वो सब कहानियां सुनाता जो कोई नहीं सुनता था। वह कहता, आज मुझे अंक कम आए, आज किसी ने मुझे धक्का दिया, आज मैंने अकेले खाना खाया। और जब वह रोता तो दादू बादल उसके ऊपर आकर छांव करता, बहुत हल्के, ठंडे साई की तरह। कभी कभी ऐसा लगता जैसे बादल का रंग और गहरा हो गया हो, जैसे उसमें कोई सोच हो। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, 3 महीने से बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, जानवर बीमार हो गए। लोग मंदिरों में गए, तंत्र मंत्र करवाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन पंचायत ने घोषणा की, कल बड़ा यज्ञ होगा, सभी को आना होगा। सब लोग जुटे, हवन हुआ, मंत्र पढ़े गए और सबकी निगाह आसमान की ओर थी। पर दादू बादल कहीं नहीं दिखा। नमन सबसे पीछे बैठा था, उसका मन बेचैन था। रात को वह अकेले खेतों में चला गया और चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा। दादू, उसने कहा, सब कह रहे हैं तो चला गया, लेकिन मैं जानता हूं तू यहीं है। तुझे गरजना नहीं आता, ना बरसना, पर तू सुन सकता है ना। वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, खेत की सूखी मिट्टी पर, बिना कुछ कहे। फिर एक पल में आकाश में एक बहुत धीमा बादल उभरा, बहुत छोटा, पर उसमें वही गहराई थी, वही शांति। वह नमन के ऊपर आया, बहुत पास, और हवा एकदम शांत हो गई। नमन ने अपनी हथेली ऊपर की, कुछ बूंदें उस पर गिरी। बूढ़ा बादल पहली बार बरसा था, लेकिन सिर्फ नमन पर। अगली सुबह लोग कह रहे थे, रात को कुछ देर बूंदा बांदी हुई थी, बस खेत के एक कोने में। किसी को नहीं पता चला कि वो कोना कौन था। नमन चुप रहा। वह जानता था दादू बादल अब जवाब नहीं देगा, पर वह वहां था, वह हमेशा से वहीं था। समय बीता,
नमन बड़ा होने लगा। गांव के लोग अब उसे भी देखने लगे थे। वो जो आसमान से बात करता है वह बहुत अलग था, शोर से दूर, भीड़ से बाहर। पर एक दिन दादू बादल नहीं आया। नमन ने बहुत देर तक इंतजार किया, फिर दूसरे दिन भी, फिर हफ्तों तक आसमान साफ था, बादल नहीं। गांव में कहते थे अब वो बादल नहीं आएगा, शायद वो मर गया। नमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह खुद एक सफेद बांसुरी लेकर रोज पहाड़ी पर बैठता और हवा के साथ एक धीमा स्वर निकालता। वह जानता था कोई सुन रहा है। 1 साल बाद जब पहली बारिश हुई, नमन की बांसुरी की आवाज में एक नया रंग था। उस दिन एक बूढ़ी औरत गांव आई, झोपड़ी में, पहाड़ियों की ओर से। उसने नमन को देखा और बोली, तेरी बांसुरी से बादल हिलते हैं, तू अब खुद एक बादल है, चलने वाला। नमन मुस्कुराया, उसके गालों पर बूंदें गिरी, नमी वाली नहीं बल्कि वही पुरानी, धीमी थपकी। दादू बादल लौट आया था, लेकिन अब वह नमन के भीतर था। अब जब कभी कोई बच्चा चुपचाप पहाड़ी की ओर देखता है और कहता है मैं अकेला हूं, तो हवा से एक धीमा झोंका आता है, बालों को सहलाता है और कहीं दूर से बांसुरी की धुन सुनाई देती है। लोग कहते हैं दादू बादल फिर आया, लेकिन कुछ जानते हैं अब वो बादल नहीं, एक बच्चा है जो सुनता है और कभी बरस जाता है, बहुत धीरे, बहुत शांति से। झीलें बोलती नहीं, लेकिन वो सब कुछ कह जाती हैं। पानी की सतह पर जब सुबह की पहली किरणें गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त कुछ देर रुक गया हो। शब्द चुप हो जाते हैं, विचार थम जाते हैं और मन बस देखता है। ऐसी ही एक झील थी, रूह सरोवर। वह कोई पर्यटन स्थल नहीं थी, वहां कोई नाव किराए पर नहीं मिलती थी, न ही फोटोज खिंचवाने वालों की भीड़ लगती थी। वह झील गांव के उस सिरे पर थी जहां जंगल शुरू होता था और जंगल के बाद बस मौन रहता था। वहीं एक पुराना घाट था, पत्थर से बना, टूटा हुआ, जड़ों से घिरा हुआ, और उस घाट से बंधी रहती थी एक लकड़ी की नाव। कई सालों से वही थी, बिना रंग की, थोड़ी झुकी हुई, फिर भी संतुलित। उस नाव का मालिक था मोहन काका। उम्र करीब 70 के आसपास, दाढ़ी सफेद, आंखों में धूप के नीचे भी ठंडक। वो हर सुबह अपने नाव से झील के बीच जाते, घंटों वही रहते, कभी कुछ पढ़ते, कभी चुपचाप बैठते। गांव के लोग कहते थे मोहन काका अब पुराने हो गए हैं, किसी से बात नहीं करते, क्या करते हैं कौन जानता है। लेकिन बच्चे उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि उनके पास मिठाई नहीं थी, कहानियां नहीं थीं, बस मौन था। और बच्चों को मौन में जो मिलता है वह किसी कहानी में नहीं मिलता। एक दिन सुबह झील की हवा कुछ अलग थी, बर्फीली नहीं, लेकिन गिर से किसी ने सारी रात रोकर आसमान को हल्का कर दिया हो। मोहन काका घाट पर पहुंचे, नाव की रस्सी खोली। तभी उन्होंने देखा घाट की सीढ़ियों पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। उसकी उम्र 8 या 9 साल रही होगी, बाल उलझे हुए, कपड़े थोड़े गंदे और आंखें थकी हुई, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था। काका पास आए, धीरे बोले, कौन हो बिटिया? बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखा और झील की ओर इशारा किया। मोहन का ने थोड़ी देर सोचा, फिर नाव में बैठ गए और चुपचाप एक और हाथ बढ़ाया। बच्ची ने बिना कुछ बोले उनका हाथ पकड़ा और नाव में बैठ गई। उस दिन पहली बार मोहन काका और बच्ची साथ झील के बीच गए। कोई नाम नहीं पूछा, कोई परिचय नहीं हुआ, वो नाव बस चलती रही, धीरे, हल्के, शांत। झील बीचों वे अब हल्के शांत झील बीचों बीच आ गई और मोहन काका ने पतवार रोक दी। झील अब एक आईना थी, नौरती, बस सब कुछ समेट। बच्ची ने पहली बार कुछ कहा, बहुत धीरे, ये झील मुझे मेरी माँ जैसी लगती है। काका ने उसकी ओर नहीं देखा, वह बस झील को देखते रहे, जैसे बच्ची की बात वहीं जाकर घुल गई हो। अगले कई दिनों तक वह बच्ची हर सुबह घाट पर आती, काका नाव लेकर खड़े होते और दोनों झील के बीच जाते। शब्द कम, मौन ज्यादा। कभी कभी बच्ची पानी में पत्थर फेंकती, लहरें बनती और फिर खो जाती। कभी वह झील की सतह पर अपना चेहरा देखती और मुस्कुराती। काका धीरे धीरे उसकी मौजूदगी से सहज हो गए थे। उन्होंने उसका नाम पूछा। बच्ची ने कहा, नीरा। नीरा का ने दोहराया, बहुत सुंदर नाम है, पानी जैसा। नीरा मुस्कुराई। पहली बार एक दिन काका ने पूछा, घर कहाँ है? नीरा चुप रही, बस झील की ओर देखा। कोई नहीं है तुम्हारा? उसने सिर हिलाया। नहीं। काका ने कुछ नहीं कहा, बस नाव चलाते रहे। लेकिन उस दिन से उन्होंने नीरा के लिए एक छोटा सा थैला रखना शुरू कर दिया। उसमें एक रोटी, थोड़ा गुड़ और एक पतली किताब होती, पानी की कहानियां। महीनों बीत गए। नीरा अब हर दिन झील पर जाती। गांव के लोग धीरे धीरे जानने लगे, वो झील वाली लड़की जो अब मोहन काका के साथ रहती है। पर मोहन काका ने कभी उसे अपनाया नहीं, नहीं उसे छोड़ा, वह उनके साथ थी। बस ऐसे ही नीरा अब झील की भाषा सीख गई थी। वह जानती थी किस लहर का मतलब क्या है, कब झील खुश है,
कब वह चुप है, कब कोई पुराना दुख उसमें उभर आया है। एक दिन उसने काका से पूछा, आप भी कभी दुखी होते हैं? काका चुप रहे, फिर झील की ओर देखा और बोले, जब मेरी पत्नी गई थी बहुत बरस पहले, मैंने झील से पूछा, मैं अब क्या करूं? फिर ने कुछ नहीं कहा, बस उसी दिन पहली बार उसने मेरी नाव उलट दी। नीरा की आंखें बड़ी हो गईं। उलट दी? हाँ, काका हंसे, मैं तैरना नहीं जानता था, डूब गया। फिर कुछ पल बाद किनारे पर था, जैसे झील ने कहा हो, अब फिर से शुरू करो। नीरा बहुत देर तक चुप रही। एक सुबह जब सूरज बादलों में छिपा था, नीरा घाट पर नहीं आई। काका इंतजार करते रहे, पहली बार बेचैन हुए। फिर दोपहर तक वह गांव के रास्तों पर खोजने निकले, किसी ने नहीं देखा था। शाम को वह झील के किनारे बैठे और बहुत धीमे बोले, नीरा, अगर तुम अब भी मुझे सुन सकती हो, लौट आओ। झील बहुत देर तक शांत रही। फिर हवा चली और दूर किनारे पर एक आवाज आई, काका। वह दौड़कर वहां पहुंचे। नीरा वही थी, कांप रही थी, आंखें सूजी हुई। कहाँ थी? काका ने उसे गले लगाया। मैं नदी के उस पार गई थी, माँ की याद आई थी और फिर रास्ता भूल गई। तो ठीक है, बस ये जरूरी है। उस दिन झील की लहरों में कुछ बहुत शांत बहा, जैसे माँ ने अपनी बेटी को वापस भेज दिया हो। वर्ष बीतते गए। नीरा अब 16 की हो गई थी, शांत, पारदर्शी और रहस्यपूर्ण। मोहन काका अब कमजोर हो गए थे, हाथ कांपते, आंखें धुंधली हो गई थीं। पर जब नीरा नाव चलाती थी तो वह खुद को फिर से जीवित महसूस करते थे। एक दिन नीरा ने पूछा, अगर आप न रहें तो ये नाव क्या करेगी? काका हंसे, ये नाव किसी की नहीं, ये तो झील की है, और तू अब झील को समझती है तो क्या मैं? नीरा हिचकी, काका ने सिर हिलाया। हाँ, तू अब इसकी नाविक है। 1 साल बाद काका नहीं रहे। उनका देहांत झील के बीच नाव में ही हुआ, जहां वह बैठे बैठे सो गए। नीरा ने नाव किनारे लाई, घाट पर काका की चटाई बिछाई और उन्हें वहीं सुला दिया, किसी रुदन, किसी धार्मिक अनुष्ठान के बिना, बस चुपचाप। और जब शाम हुई तो उसने नाव को वापस झील में ढकेला, जहां वह अकेली बहती रही और फिर एक कोने में जाकर रुक गई। अब नीरा हर सुबह उस नाव को चलाती है। जो बच्चा अकेला था वह अब झीलों को सिखाता है कैसे मौन में भी अपनापन होता है। जब कोई बच्चा अकेला महसूस करता है, नीरा उसे नाव में बैठाती है और कहती है, झील सुनती है, बस चुप रहो। आज भी रूह सरोवर की लहरों में जब सूरज उतरता है और एक छोटी नाव उसके बीच में बहती है, तो लगता है जैसे जीवन की सारी थकान उस पानी में उतर जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक नाव, एक लड़की और एक झील। शहर के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था, न सड़क किनारे न किसी बाग में, बल्कि 2 इमारतों के बीच छिपा हुआ। एक बहुत पुरानी हवेली के पिछवाड़े में उसकी शाखाएं मुड़ी हुई थीं, तने में जगह जगह दरारें थीं, और फिर भी वो पेड़ खड़ा था, अडिग, मौन और समय से बेखबर। लोग कहते थे, इस पेड़ के नीचे रात को मत जाना, वहां अजीब सी शांति होती है। शांति जो दूसरों को डराती थी, पर मीरा को वह शांति खींच लाती थी। मीरा जो उस नई इमारत की 5वीं मंजिल पर अकेली रहती थी, रोज रात की हर करवट के साथ और भी टूटती जाती थी। नींद उसकी दोस्त नहीं थी, वह 23 सालों से चैन की नींद नहीं सोई थी। हर रात बिस्तर पर लेटती, आंखें बंद करती और आंखों के भीतर से शोर उठता। बीते कल की यादें, अधूरी बातें, खोए हुए रिश्ते। कभी आवाजें चीखती, कभी बस सन्नाटा अंदर गूंजता। वह थक जाती थी, थक कर उठ जाती थी और खिड़की से बाहर झांकती थी। वहीं से उसे दिखता था वह पुराना पेड़, कभी हवा में बहुत धीमे हिलता हुआ, कभी बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ध्यानस्थ साधु की भांति। मीरा की आंखें कई बार उस ओर रुक जाती। ये पेड़ कभी सोता है? उसने खुद से पूछा। एक रात जब वो फिर से नींद की उम्मीद छोड़ चुकी थी, उसने चप्पल पहनी, शॉल ओढ़ी और बिल्डिंग से नीचे उतर गई। वो नहीं जानती थी कि वह क्या करने जा रही है, बस मन ने कहा, उसे देखाओ। वह पेड़ के पास पहुंची। उसने देखा, आधी रात थी, चांद की हल्की रोशनी पेड़ की शाखाओं से छन रही थी। कहीं कोई आवाज नहीं, न कुत्तों की भौंक, न कार की गूंज, बस हवा और पेड़ की धीमी सांसें। मीरा पेड़ के नीचे बैठ गई। कोई सोच नहीं थी, कोई उद्देश्य नहीं था, बस बैठना चाहती थी। उस पेड़ के पास उसने सिर पेड़ की मोटी जड़ से टिका दिया और पहली बार लगा जैसे शरीर ने खुद को ढीला छोड़ दिया। हवा पेड़ की शाखाओं में हौले से सरक रही थी, जैसे कोई नानी धीमे धीमे थपकी दे रही हो। मीरा की आंखें बंद हो गईं। सुबह जब पहली बार सूरज की किरणें इमारतों के पीछे से निकली, एक सफेद कबूतर मीरा के पास उतरा। मीरा अब भी वहीं थी, पेड़ के नीचे, शांति से सोई हुई। कई सालों में पहली बार उसकी आंखें चैन से बंद थीं। उस दिन से मीरा हर रात पेड़ के पास आती, कभी सिर्फ बैठती,
कभी धीरे धीरे लेट जाती, कभी पेड़ से बात करने लगती। तुम कितने सालों से हो यहाँ? क्या तुमने सबको जाते देखा? क्या तुमने कभी किसी को रोते हुए सुना? पेड़ कुछ नहीं कहता था, पर हर बार मीरा को लगता उसे जवाब मिला। एक रात मीरा ने पूछा, मुझे नींद क्यों नहीं आती? हवा चली बहुत धीमी और पेड़ की एक शाखा झुककर जैसे उसके माथे को छू गई। मीरा ने आंखें बंद की और उसके भीतर एक तस्वीर उभरी। छोटी मीरा एक कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देखती और माँ रसोई में काम करती हुई। माँ बोलती, सो जा बेटी, कल स्कूल है। पर मीरा चुप रहती। कभी किसी से कुछ मत कहना, माँ की आवाज आती। मीरा फिर भी चुप। शायद वही चुप्पियां नींद में बदल रही थीं, वही अनकही बातें अब तक आंखों में तैरती थीं। पेड़ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीरा की आंखें भर आईं और उस दिन वह पेड़ से लिपट कर रोई बहुत देर तक, जैसे बरसों की बर्फ पिघल रही हो। उस रात के बाद कुछ बदला। मीरा अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब दिन में भी मुस्कुराने लगी थी। चाय पीते समय खिड़की से देखती और खुद से कहती, आज रात पेड़ के पास बैठूंगी। वह अपने साथ कुछ फूल लाने लगी, पेड़ के नीचे रखती, तुम्हारे लिए हैं। एक बार बारिश आई। मीरा सोचने लगी, आज नहीं जा पाऊंगी, पर उसका मन बेचैन हो गया। छाता लेकर वह निकल पड़ी और जब पहुंची तो देखा पूरा आकाश भीग रहा था। सड़कें बह रही थीं, पर पेड़ के नीचे एक छोटी सी जगह सूखी थी, जैसे पेड़ ने उसके लिए उसे बचा कर रखा हो। मीरा वहां बैठी और पहली बार उसके मन ने कहा, मुझे नींद आ रही है। बारिश की आवाज, पत्तों की सरसराहट और पेड़ की ऊंची शाखाएं, वह सब मिलकर एक लोरी बन गए थे। अब पेड़ उसका घर बन गया था। मीरा ने कभी किसी से नहीं कहा, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। शायद वह खुद नहीं जानती थी, वह किसी पेड़ से मिल रही है या खुद से। एक रात बहुत तेज आंधी चली, पेड़ की शाखाएं झूमने लगीं, धूल उड़ने लगी, आसमान गरजा। मीरा खिड़की से देख रही थी, डरते हुए। उसने मन में कहा, मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। वह सीढ़ियां उतरी, तेज हवा से लड़ती हुई पहुंची पेड़ के पास। पेड़ डगमगा रहा था। मीरा पास आई और दोनों हाथों से पेड़ के तने को पकड़ा। मैं यहाँ हूँ, उसने फुसफुसाया, तुम अकेले नहीं हो। हवा कुछ देर बाद थम गई और मीरा वहीं बैठ गई। उस रात जब वह वापस लौट रही थी तो उसे पहली बार लगा, अब मैं अकेली नहीं हूँ। कई महीने बीत गए। मीरा अब और भी लोगों से मिलने लगी, बात करने लगी, छोटी बच्चियों को कहानियां सुनाने लगी। पर हर रात पेड़ उसका इंतजार करता। एक बार एक बच्ची ने पूछ लिया, मीरा दीदी आप कहाँ जाती हो रात को? मीरा मुस्कुराई, सोने। कहाँ? पेड़ के पास। बच्ची ने हंसते हुए कहा, पेड़ तो खड़े रहते हैं। मीरा ने सिर झुका दिया, हाँ, लेकिन कुछ पेड़ लोरी भी सुनाते हैं। वक्त बीतता गया, शहर बदलता गया, इमारतें ऊंची होती गईं, पर पेड़ अब भी वही था। मीरा की आंखों के नीचे अब झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी नींद अब सुंदर हो गई थी। जब कोई पूछता, आपको नींद की गोली लेनी पड़ती है क्या, वह कहती, नहीं, मुझे पेड़ मिल गया है। और एक रात चांद की रोशनी में मीरा पेड़ के नीचे लेटी थी। उसने आंखें बंद की और सो गई। सुबह सूरज निकला, कबूतर पेड़ की शाखा पर बैठा, वही पुराना कबूतर। नीचे मीरा थी, शांत, स्थिर, गहरी नींद में। एक फूल उसकी हथेली में था। लोग कहते हैं मीरा दीदी वहीं सोई थी और फिर उठी गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब उस पेड़ से नई पत्तियां निकलती हैं जो रात में चमकती हैं, और अगर कोई रात में वहां बैठता है तो उसे मीरा दी की नींद मिलती है। शांत, भारी और बहुत प्यारी। पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी नदी थी, बहुत पतली, बहुत शांत। उसे कोई गंगा या सरस्वती जैसा बड़ा नाम नहीं मिला था। गांव के लोग उसे बस नदी कहते थे और वो कभी नाराज नहीं होती थी, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए वो सबकी थी। वो जोर से नहीं बहती थी, दरसती नहीं थी, ऊंची नहीं उठती थी, वो बस बहती थी, जैसे कोई बूढ़ी स्त्री धीमे धीमे चलती है, रास्ते में रुककर किसी फूल को देखती है, किसी बच्चे को थपकी देती है और फिर आगे बढ़ जाती है। गांव के पास उसका एक मोड़ था जहां पानी बहुत साफ हो जाता था, इतना कि जमीन के नीचे के पत्थर भी चमकते दिखाई देते थे। उसी जगह एक वृद्ध पुरुष हर सुबह बैठा करता था। उसका नाम था हरिनाथ। उसकी उम्र 75 के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियां नहीं थीं, पर उसका पूरा अस्तित्व जैसे पुराना हो गया था, जैसे वह खुद किसी पुरानी कविता का हिस्सा हो। हरिनाथ बहुत पहले शहर छोड़ चुका था। कभी वह प्रोफेसर था, फिर लेखक बना, फिर कुछ नहीं रहा। लोग कहते थे उसने सब कुछ छोड़ दिया, अब बस नदी से बातें करता है। हर सुबह वह नदी किनारे आता, हाथ में चाय का मिट्टी का कुल्हड़ और एक छोटा सा झोला जिसमें 3 सफेद पत्थर होते। वह उन पत्थरों को एक के बाद एक पानी में डालता, बहुत धीरे, जैसे किसी रिवाज को निभा रहा हो।
फिर घंटों वहीं बैठता चुपचाप। शाम को वह लौट जाता। कोई बात किए बिना लोगों ने उससे कई बार पूछा, बाबा आप किससे बात करते हो? वह हंसते हुए कहता, नदी से, वो बहुत कुछ जानती है। ये पत्थर किसके हैं? 3 दोस्त है मेरे। नदी को सौंप दिए। लोग समझते नहीं थे लेकिन आदर करते थे। एक बार गांव में एक बच्चा आया। उसका नाम था मयंक। वह शहर से आया था गर्मी की छुट्टियां बिताने। उसे पहली बार वह नदी दिखी और साथ में वो बूढ़े बाबा। वह रोज देखता कि बाबा कुछ पत्थर पानी में डालते हैं, फिर बैठते हैं, फिर चुपचाप चले जाते हैं। एक दिन मयंक उनके पास गया और बोला, बाबा आप हर दिन यही करते हो, कुछ और नहीं? बाबा मुस्कुराए, बहुत कुछ करता हूँ बेटा, बस दिखता नहीं। मतलब? तू देख रहा है कि मैं बैठा हूँ पर मैं बह रहा हूँ नदी के साथ। मयंक को समझ नहीं आया पर वो चुप रहा। बाबा ने उससे पूछा, तू किससे बात करता है जब तू अकेला होता है? मयंक बोला, मोबाइल से, गेम्स से। बाबा हंसे, वो कभी तुझे पहचानता है? मयंक चुप। बाबा ने कहा, इस नदी को देख, ये तुझे तब भी देखती है जब तू चुप है, जब तू रो रहा है, जब तू सोच में खोया है, बस सुनती है बिना कुछ कहे। अगले दिन मयंक फिर गया। बाबा पहले से वहां थे। 3 पत्थर फिर से लाए थे। बाबा ये 3 पत्थर रोज क्यों फेंकते हो? बाबा ने कहा, 3 दोस्त थे बचपन के, मैं, ईश्वर और त्रिशा। हम तीनों हर शाम इसी नदी पर आते थे। तब नदी बड़ी लगती थी और जीवन बहुत छोटा। फिर बड़ा होते गए। मैं शहर गया, ईश्वर ने गांव छोड़ दिया, त्रिशा चुप हो गई। त्रिशा कौन थी? बाबा की आंखें कहीं दूर चली गईं, जिसे मैं कभी कह नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो समझती रही पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन वो आई और बोली, अब जाना है, नदी को संभाल लेना, और चली गई। मयंक कुछ नहीं बोला। बाबा ने एक पत्थर उठाया और कहा, ये ईश्वर है। फिर पानी में डाला, ये त्रिशा, और ये मैं हूं। तीनों पत्थर पानी में उतरे और बैठ गए बिल्कुल पास पास। अब हम वही रहते हैं जहां कोई नहीं देखता लेकिन सब कुछ सुनता। वो 2 हफ्ते मयंक ने बाबा के साथ बिताए। पहली बार उसने बिना मोबाइल के इतना कुछ महसूस किया। नदी की आवाज सुनी, हवा का बदलता स्वाद जाना और रात के सन्नाटे को सुना। बाबा ने उसे पत्थरों से बात करना सिखाया। हर पत्थर एक स्मृति है, उसे पकड़ो नहीं, बस बहने दो। समय बीता, गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई। मयंक वापस शहर चला गया। बाबा अब भी वहीं थे, नदी के पास। लेकिन 1 साल बाद जब मयंक दोबारा आया, बाबा नहीं थे, गांव वालों ने बताया। एक दिन वो आए, 3 पत्थर डाले और फिर चुपचाप नदी में उतर गए। बस ऐसे ही मयंक दौड़कर नदी पर पहुंचा। वह बैठ गया वहीं जहां बाबा बैठते थे। उसने जेब से 3 सफेद पत्थर निकाले। ये मैं लाया था बाबा के लिए, और एक एक करके उन्हें पानी में डाला। ये तुम्हारे लिए बाबा, ये त्रिशा के लिए, और ये ईश्वर के लिए। फिर वह चुपचाप बैठा रहा। बहुत देर बाद हवा चली और नदी की सतह पर एक लहर आई, बहुत हल्की। मयंक मुस्कुराया, तुम अब भी हो बाबा। आज भी उस नदी के मोड़ पर जब कोई चुपचाप बैठता है और सफेद पत्थरों को पानी में डालता है तो लगता है जैसे नदी कह रही हो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो और तुम क्यों आए हो। शहर से बहुत दूर, वहां जहां सड़कों की जगह पगडंडियां होती हैं और शोर की जगह पत्तों की सरसराहट, एक छोटी सी पहाड़ी थी। न ज्यादा ऊंची, न बहुत फैलाव में, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो वहां आने वाले हर व्यक्ति को कुछ देर रुक जाने के लिए मजबूर कर देता था। वो पहाड़ी सालों से वैसे ही खड़ी थी, मौन सब्र से भरी हुई और हर मौसम के साथ खुद को नए रंगों में ढालती हुई। गर्मियों में वह घास से ढकी रहती, पतझड़ में उसके पेड़ सुनहरी चादर ओढ़ लेते और बरसात में वो हर सुबह ओस से भीग कर नर्म और नई लगती थी। उस पहाड़ी की सबसे ऊपर की चोटी पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी से बनी, छप्पर से ढकी, और सामने एक चौड़ा चबूतरा जहां बैठकर सूरज को देखा जा सकता था। उस झोपड़ी में रहती थी गौरा दादी, उम्र लगभग 80, बाल चांदी जैसे चमकते, पीठ थोड़ी झुकी हुई, लेकिन चाल में अभी भी एक लय थी, जैसे बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ सहा हो और अब सब छोड़ दिया हो। लोग कहते थे वो वहां अकेली क्यों रहती है, कुछ कहते उनका कोई नहीं बचा, कुछ कहते वो अब इंसानों से उग गई है। लेकिन जो उनके पास एक बार चला गया वह ये नहीं कह पाता कि गौरा दादी अकेली है। दादी की दिनचर्या बड़ी सरल थी। सुबह 4 बजे उठना, घाटी में उतरकर ठंडे पानी से मुंह धोना, सूरज उगने से पहले चूल्हे पर चाय बनाना, फिर लकड़ी की अपनी पुरानी खाट को बाहर खींचकर एक तरफ पीली धोती से बनी चादर बिछाना और घास का तकिया रखना। हर सुबह दादी कुछ पल आंखें बंद करके बैठती, जैसे पहाड़ी की सांसों को सुन रही हों। कभी कोई राहगीर ऊपर चढ़कर आता,
तो दादी उसे चाय जरूर पिलाती, लेकिन उनसे कोई सवाल करता, क्या आप अकेली नहीं होती? तो दादी हंसती, बिल्कुल नहीं बेटा, पूरी पहाड़ी मेरी बात सुनती है। नींद नहीं आती तो मैं पेड़ से पूछ लेती हूँ, आज क्यों बेचैन हूँ? पास के गांव में एक बच्चा था, मधुर। वह थोड़ा चंचल था, पढ़ाई में कमजोर, पर सवालों में सबसे तेज। हर दिन वह एक ही बात कहता, मुझे नींद क्यों नहीं आती? उसकी माँ कहती, कम मोबाइल चलाया कर। पिता कहते, बहुत सोचना बंद कर दे। पर किसी को समझ नहीं आता कि मधुर को रात की चुप्पी डराती थी। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे हर रात उठाकर बैठा देता। एक दिन उसकी दादी ने कहा, जा बेटा, गौरा दादी के पास जा, शायद वो तुझे नींद दे सकें। अगली सुबह मधुर पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। चढ़ाई बहुत आसान नहीं थी, लेकिन कोई उसे खींच रहा था। जब वह चोटी पर पहुंचा, गौरा दादी खाट पर बैठी थीं, आंखें बंद, हाथ में तुलसी की माला। मधुर पास आया और धीरे से बोला, दादी। दादी ने आंखें खोली और मुस्कुराई, तू आ गया, आपको कैसे पता? मधुर चौंका, मैं सुबह से महसूस कर रही थी, आज कोई आएगा जो बहुत थका हुआ है, पर दिखाई नहीं देता। मधुर ने कुछ देर बाद पूछा, दादी मुझे नींद नहीं आती? दादी ने कुछ नहीं कहा। वो उठी, झोपड़ी के अंदर गईं और एक छोटी सी चटाई लेकर आईं। ये बिछा, लेट जा इस घास पर। अभी? हाँ मैं अभी। मधुर थोड़ा हिचका, फिर चुपचाप लेट गया। दादी ने पास बैठकर धीरे से उसकी आंखों पर हथेली रख दी। अब कुछ मत सोच, सिर्फ मेरी सांसें सुन। मधुर ने महसूस किया जैसे हवा भी धीमे चल रही हो, दादी की हथेली से एक गर्मी निकल रही हो और धरती के नीचे से कोई धड़कन सुनाई दे रही हो। तू सो नहीं पा रहा क्योंकि तू सोचता है, क्या होगा, क्यों हुआ, फिर क्या होगा? तो बहना भूल गया है बेटा, नींद बहने वालों के पास आती है, लड़ने वालों के पास नहीं। वह पहली बार था जब मधुर को झपकी लगी, बहुत हल्की, बहुत छोटी, लेकिन उसमें कोई डर नहीं था। जब आंख खुली, सूरज ढल चुका था। दादी पास बैठी थीं, उनके हाथ में वही माला। कैसा लगा? उन्होंने पूछा। जैसे मैं कहीं चला गया था, लेकिन मैं वही था। दादी मुस्कुराई, नींद कहीं ले जाती नहीं बेटा, बस तेरे भीतर ताले खोलती है। उस दिन के बाद मधुर रोज पहाड़ी पर आता। हर बार दादी उसे अलग अलग घास पर लेटाती, कभी ओस से भीगी, कभी सूखी, कभी थोड़ी करें, कभी बिल्कुल मुलायम, और हर घास उसे कुछ कहती। मैं पतझड़ की हूँ, तू भी गिरने से मत डर। मैं बसंत की हूँ, खिलने से मत डर। मैं उस जगह से हूँ जहाँ जानवर बैठते हैं, उनकी नजरों से डर नहीं लगता। मधुर हर दिन कुछ सीखता और हर रात उसकी नींद थोड़ी और गहरी होने लगी। फिर एक रात आंधी आई, तेज हवा, बिजली की चमक, और दादी की झोपड़ी के पास पेड़ गिर गया। गांव में सब डरे हुए थे। अगली सुबह जब मधुर पहाड़ी पर पहुंचा तो देखा दादी झोपड़ी की जगह खुले में बैठी थीं। पीछे कुछ नहीं बचा था, सिर्फ खाट और चारों ओर बिखरी घास। मधुर दौड़ा, दादी आप ठीक हैं? दादी मुस्कुराई, मैं हमेशा ठीक हूं बेटा, आंधियां तिनके उड़ाती हैं, आत्मा नहीं। अब आप कहाँ रहेंगी? जहां घास हो वही मेरा बिछौना है। मधुर चुप हो गया। फिर पहली बार उसने खुद दादी के लिए घास इकट्ठी की, एक छोटी सी चटाई बनाई और बोला, आज आप यहाँ सो जाइए। दादी लेट गईं और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मधुर ने देखा, उनके चेहरे पर वो नींद थी जो कभी किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। अगली सुबह गांव में खबर फैली, गौरा दादी अब नहीं रही। सब लोग पहाड़ी पर आए। देखा, वो वैसे ही लेटी थी जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा सोया हो। चारों तरफ घास थी, पत्तियां थी, हवा की खुशबू थी। कोई शोक नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक शांति। अब उस पहाड़ी पर एक पत्थर लगा है, उस पर लिखा है, घास का बिछौना जिनके लिए घर था वे आज खुद धरती की चादर बन गए। लोग अब वहां जाते हैं, थोड़ी घास तोड़कर बिछाते हैं और कुछ देर आंखें बंद करके लेटते हैं। कुछ कहते हैं वहां नींद जल्दी आती है, कुछ कहते हैं वहां गौरा दादी की सांसें अब भी बहती हैं। कभी कभी जीवन थमता नहीं, बस तेज चलता है, इतना तेज कि इंसान खुद को ही पीछे छोड़ देता है। भागते भागते, सोचते सोचते नींद आंखों से दूर हो जाती है और मन बिखर जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था अन्वी के साथ। अन्वी एक कलाकार थी, पेंटिंग करती थी, स्केच बनाती थी, कभी कविता भी लिखती थी, पर अब कई महीनों से कुछ नहीं बना पाई थी। ना कोई रंग, ना कोई शब्द, जैसे उसके भीतर का सारा जीवन सूख गया था। और सबसे बड़ी बात, उसे नींद नहीं आती थी। रातें जागते हुए बीतती थीं। आंखें बंद करती तो अंधेरे में उलझ जाती, खिड़की से बाहर झांकती तो शहर की रोशनी जलती रहती, पर उसके भीतर का अंधेरा और गहरा होता जाता। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन उससे सिर भारी हो गया। दोस्तों ने कहा थोड़ा बाहर घूमा, माँ ने कहा मंदिर जा, मन शांत होगा, पर अन्वी बस चुप रही। वो जानती थी ये कोई बीमारी नहीं है,
यह कोई ठीक होने वाली बात नहीं है। यह कुछ और था, कोई ऐसा सवाल जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी। एक दिन वह खुद से नाराज हो गई। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, पेंटिंग ब्रश बंद कर दिए, कपड़े एक बैग में भरे और बिना किसी को बताए निकल पड़ी। कोई योजना नहीं थी, कोई गंतव्य नहीं, बस एक ट्रेन ली उत्तर की ओर जाती हुई। वहां पहाड़ थे, घाटियां थीं और छोटे छोटे स्टेशन जहां वक्त धीमा चलता था। 3 दिन बाद वह एक स्टेशन पर उतरी, रामपुर घाटी। छोटा सा गांव, न इंटरनेट न भीड़, बस एक छोटी सी नदी, कुछ झोपड़ियां और एक पुरानी झील। गांव वालों ने बताया उस झील को लोग बूढ़ी झील कहते हैं। वह किसी से बात नहीं करती लेकिन सबकी सुनती है। अन्वी को यह सुनकर अजीब सा सुकून मिला। वह पैदल चलकर झील तक पहुंची। वो शाम थी, सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और चांद धीरे धीरे उब रहा था। झील के चारों ओर घास फैली हुई थी और झील का पानी इतना शांत था कि उसमें सब कुछ दिखता था, चांद, बादल और खुद अन्वी। वह चुपचाप बैठ गई। बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं सोचा, बस उस पानी को देखती रही। और पहली बार बहुत समय बाद उसके भीतर एक नमी जागी। उसने महसूस किया उसकी पलकों में वजन आ रहा है। वो वहीं घास पर लेट गई और कुछ ही पलों में नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली, सूरज निकल चुका था। झील वैसी ही शांत थी। अन्वी उठी, अपने बालों से घास हटाई और मुस्कुरा दी। उसने खुद से कहा, शायद झील को मेरी बात समझ में आ गई। उस दिन वह गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रुकी। वहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी, श्यामा दादी ने पूछा, बेटिया शहर से आई लगती हो, पर मन तो यहाँ का दिख रहा है। अन्वी ने सिर झुका लिया। हाँ दादी, मैं बहुत थक गई हूँ। दादी हंसी, थके हुए लोग झील ढूंढते हैं और झील उन्हें नींद दे देती है। अब अन्वी हर दिन झील पर जाती, कभी बैठती, कभी चलती, कभी चुपचाप झील के पानी में हाथ डालती। हर शाम वह वहीं लेट जाती और अब उसे नींद आ जाती थी। वो नींद जिसमें कोई सपना नहीं होता था, कोई डर नहीं होता था, बस शांति होती थी और झील की धीमी धीमी आवाजें। एक दिन गांव की एक लड़की चुटकी अन्वी के पास आई। दीदी, आप रोज यहाँ क्यों आती हो? अन्वी मुस्कुराई, क्योंकि यहाँ मुझे खुद की आवाज सुनाई देती है। ये झील कुछ बोलती है क्या? बहुत कुछ, लेकिन बिना शब्दों के। आपको अब नींद आती है? अन्वी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, और अब वो नींद डरावनी नहीं होती, जैसे कोई मुझे थामे हुए है, गले लगा रहा है। बहुत गहराई से अन्वी ने वहां रहकर एक स्केचबुक शुरू की। नाम रखा चांदनी और झील। हर पेज पर उसने उस झील की झलक बनाई, कभी चांद के नीचे, कभी बादल के भीतर, कभी धूप की एक रेखा से झिलमिलाते हुए। वह शब्दों में नहीं लिख पाई, लेकिन उसके स्केच चीफ छाकर कह रहे थे, अब मैं ठीक हूं। 1 महीने बाद अन्वी ने गांव छोड़ा। वह वापस शहर नहीं गई। वह पहाड़ी के ऊपर एक पुराना मकान किराए पर लेकर बस रही। अब वह गांव के बच्चों को चित्र बनाना सिखाती और शाम होते ही झील पर जाती। गांव के लोग कहते, अन्वी दीदी अब झील की बेटी हो गई हैं। कुछ लोग कहते, उसके स्केच में नींद की गंध आती है। और जो भी कभी बेचैन होकर गांव आता है, अन्वी उसे वहीं ले जाती है, बूढ़ी झील के पास। उसे कहती है, कुछ मत बोलो, बस यहाँ बैठो और चांद की परछाई को पानी में बहते हुए देखो। झील अब भी चुप है, लेकिन हर रात जब चांद उसके ऊपर तैरता है और अन्वी वहां लेटी होती है, तो लगता है जैसे पूरी दुनिया का शोर थम गया है। और जो भी उस रात झील के पास होता है, वह अपने भीतर लौट जाता है, नींद में, शांति में, अपने आप में। पहाड़ों के बीच एक घास का मैदान था, बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत गहरा। उसकी खासियत यह थी कि वहां हवा धीरे चलती थी और जब भी कोई वहां बैठता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी पीठ सहला रहा हो। कभी कभी लोग वहां जाते, लेट जाते और कहते, यहाँ नींद कुछ अलग होती है। उसी मैदान के किनारे एक पत्थरों से बना छोटा सा घर था। वहां रहता था दादू। कोई नहीं जानता था उसका असली नाम। गांव के लोग बस उसे दादू कहकर पुकारते। कोई कहता वो 90 साल के हैं, कोई कहता 100 पार। पर दादू हंसते हुए कहते, मैं जितना पुराना ये मैदान है उतना पुराना हूँ। दादू का चेहरा मिट्टी जैसा था, सूखा लेकिन गर्म। आंखों में वो चमक नहीं थी जो जवानों में होती है, पर उसमें एक गहराई थी, जैसे वो सब कुछ देख चुके हों और अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं बची हो। उनके पास एक पुरानी बांसुरी थी। हर सुबह और शाम वो मैदान में बैठते और बांसुरी बजाते। कोई स्वर नहीं होता, कोई राग नहीं, बस हवा में घुलते ध्वनि के ऐसे टुकड़े जो सीधे दिल से निकलते थे। कभी बकरी के बच्चे उनके पास आकर लेट जाते, कभी कोई पक्षी उनकी बांसुरी के पास आकर चुपचाप बैठ जाता। कभी कभी जब कोई अनजान व्यक्ति उस मैदान से गुजरता तो उसे बांसुरी की वो ध्वनि खींच लेती और वो कुछ देर बैठ जाता और फिर
कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती। गांव की एक लड़की थी अनिया, बहुत होशियार, बहुत तेज, लेकिन बहुत थकी हुई। शहर में काम करती थी, दवाइयां लेती थी, रात भर मोबाइल देखती रहती थी और जब भी नींद नहीं आती आंसू बहते थे। एक दिन जब वो छुट्टियों में गांव आई तो दादी ने पूछा, बिटिया नींद आती है? अनिया ने सिर हिलाया, अब तो जैसे भूल ही गई हूं। दादी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, एक बार मैदान हुआ। अगली सुबह अनिया चल पड़ी। हवा कुछ अलग सी थी, उसमें कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ कह रही थी। और फिर वो पहुंचे खामोश मैदान। सामने दूर एक बुजुर्ग बैठे थे, आंखें बंद, हाथ में बांसुरी और चारों तरफ सन्नाटा। अनिया चुपचाप दूर बैठ गई। दादू ने उसे नहीं देखा और जैसे जान गए हों उन्होंने बांसुरी उठाई और एक सुर छोड़ दिया। वो कोई गीत नहीं था, वो जैसे एक सांस थी जो किसी और की सांस से मिल रही थी। अनिया की आंखें अपने आप बंद हो गईं। पहले तो बहुत सारे दृश्य अंदर घूमे, ऑफिस, ट्रैफिक, झगड़े, आंसू, फिर धीरे धीरे सब धुंधला हुआ और फिर कुछ नहीं बचा, बस वो सुर और मैदान की घास की खुशबू। जब उसकी आंख खुली सूरज ढल रहा था। दादू अब भी बैठे थे। अनिया धीरे से पास आई। दादू ने आंखें खोली, मुस्कुराए। आ गई नींद? अनिया ने कहा, जैसे मैंने पहली बार कुछ महसूस किया हो। दादू ने कहा, नींद शरीर की नहीं होती बेटी, यह आत्मा का गीत है। जब वो शांत होती है तब नींद आती है। उस दिन के बाद अनिया रोज जाती। दादू कुछ नहीं कहते थे, बस बजाते थे। एक बार उन्होंने पूछा, शहर में क्या मिलता है? अनिया ने कहा, भागना और खुद से दूर जाना, और यहाँ रुकना और खुद के पास आना। दादू ने सिर हिलाया, सही कहा, जब आत्मा खुद को छूती है तब नींद अपने आप आती है। अब अनिया हर सुबह मैदान में जगह तय कर लेट जाती, जहां घास सबसे ठंडी होती थी और बांसुरी की आवाज सीधी छाती में उतरती थी। वह सोचती, नींद कोई दवा नहीं है, नींद वो स्पर्श है जो दुनिया छीन लेती है लेकिन प्रकृति वापस देती है। कुछ दिन बाद दादू ने बांसुरी उसे पकड़ाई। आज तू बजा। अनिया घबरा गई, मुझे नहीं आता, कुछ नहीं बजाना है, बस सांस को बाहर छोड़ दे, सांस ही सबसे सच्चा संगीत है। अनिया ने आंखें बंद की और धीरे से फूंक मारी। कोई राग नहीं निकला, लेकिन दादू ने कहा, आज इस मैदान ने तेरा मन बिखा गया, अब वो समेटेगा। उस रात अनिया गांव में पहली बार गहरी नींद में सोई। कोई सपना नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ एक गूंज, जैसे बांसुरी बहुत दूर से पुकार रही हो। वह शहर लौट गई, लेकिन अब उसके पास मैदान की मिट्टी थी, घास के कुछ तिनके और दादू की एक बात, नींद तब आती है जब तू डरना छोड़ दे और सांस लेना सीख जाए। अब अनिया खुद बांसुरी सीखती है और जो भी दोस्त उसे कहते हैं, यार नींद नहीं आती, तो वो कहती है, शब्द छोड़ो, चलो कहीं जहां हवा आती हो। यह कहानी एक झील के बारे में है। झील इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे समुद्र समझा जाए, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी कि लोग उसे भूल जाए। वह पहाड़ियों के बीच चुपचाप बसी थी, जैसे कोई माँ अपने आंगन में चुपचाप बैठी हो, बच्चों को सोते हुए देखती हो। उस झील में हर रात चांद उतर आता था, बिल्कुल सचमुच। वह इतना साफ और स्थिर था कि पानी के भीतर उसका प्रतिबिंब एकदम असली लगता। लोग उसे तैरता हुआ चांद कहते थे। शहर से दूर उस झील के पास एक अकेली झोपड़ी थी, लकड़ी से बनी, सामने बरामदा और पास ही एक पुरानी लकड़ी की नाव बंधी हुई। उस झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा आदमी। लोग उसे नाविक बाबा कहते थे। उम्र का कोई हिसाब नहीं, बस इतना कि उनकी पीठ झुक गई थी, बाल सफेद हो चुके थे और उनकी आंखों में दुनिया के सारे मौसम तैरते थे। हर रात बाबा अपनी नाव में बैठते, झील के बीच जाते और वहां एक छोटा सा लालटेन जलाते। कोई उन्हें देखकर पूछता, बाबा आप रोज रात में झील क्यों जाते हैं? बाबा हंसते, मैं चांद को नींद सिखाने जाता हूँ। कोई समझता नहीं था, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। उसी गांव में कुछ दिनों के लिए शहर से एक किशोरी आई थी, तारा। बउम्र कोई 16 साल, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में थकावट और चाल में भारीपन। उसकी माँ ने कहा, गांव जा, वहां सुकून मिलेगा। लेकिन तारा ने तो मानो अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर ली थी। वह किसी से बात नहीं करती थी, रात में नींद नहीं आती थी, पलंग पर लेटकर छत देखती रहती और कुछ सोचती जो उसे खुद भी नहीं पता होता। एक रात वह चुपचाप घर से निकली, झील तक पहुंची। वहां दूर नाव में बैठा वो बूढ़ा आदमी दिखा। लालटेन की हल्की रोशनी में वह चुपचाप किनारे बैठ गई। पहली बार चांद को इतना पास देखा, जैसे वह तैर रहा हो। उसे लगा, शायद मैं भी यहाँ कुछ देर तैर सकती हूँ, अपनी उलझनों से दूर। अगली रात वह फिर आई। बाबा उसे देखकर बोले नहीं, बस सिर हिलाया। तीसरी रात जब वह फिर आई, बाबा ने पूछा, तू नींद ढूंढने आई है? तारा चौंकी, आपको कैसे पता? बाबा ने कहा,
जो नींद से दूर होता है उसकी चाल भारी होती है। और सांसें ऊंची। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा बोले, आज नाव में बैठ जा। वह हिचकी, फिर चुपचाप बैठ गई। नाव झील के बीच पहुंची। बाबा ने लालटेन जलाया और झील की लहरों को देखा। देख चांद को, वह हर रात झील में उतरता है। उसे कोई डर नहीं कि लहरें उसे तोड़ देंगी। तू भी हर रात डरती है ना? बाबा ने पूछा। तारा की आंखें भर आईं। मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रही। कभी कभी कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा काम होता है। बाबा बोले, झील कुछ नहीं करती, बस बहती है और दुनिया उसे देखती है। तारा ने पहली बार गहरी सांस ली। बाबा ने उसे आंखें बंद करने को कहा। तू बस चुप रह और झील की सांसें सुन। धीरे धीरे नाव हिलने लगी। हवा के साथ पानी भी बोलने लगा। तारा ने अपनी पलकों पर एक भारीपन महसूस किया। वो भारीपन जो दर्द का नहीं था, बल्कि सुकून का था। कुछ ही पलों में वह नाव में लेट गई। बहुत पहली बार बहुत समय बाद उसे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली, सूरज उग रहा था। बाबा मुस्कुरा रहे थे। चांद तो चला गया और तू उसके साथ थोड़ा सा बह गई। तारा ने कुछ नहीं कहा। वह नाव से उतरी और झील की ओर देखकर मुस्कुरा दी। उसके बाद वह हर रात नाव में बैठती। बाबा कुछ नहीं बोलते थे, बस नाव तैरती थी। चांद झील में उतरता था और तारा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती थीं। उसने सोचना छोड़ दिया था। अब वह सिर्फ महसूस करती थी, पानी की थाप, हवा की सरसराहट और बाबा की सांसों की लय। एक रात बाबा ने उसे एक छोटी लालटेन दी। अब तू इसे जलाना सीख, ताकि जब मैं ना रहूं तू चांद को नींद सिखा सके। तारा की आंखें भर आईं। आप नहीं रहेंगे? बाबा मुस्कुराए। मैं हमेशा रहूंगा, बस नाव में नहीं, चांद के साथ, कुछ महीने बाद। गांव वालों ने देखा, अब झील में तारा नाव चलाती है, रात में लालटेन जलाती है और जो भी नींद से दूर होता है उसे साथ ले जाती है। अब लोग कहते हैं तारा नींद बांटती है और चांद अब भी हर रात झील में उतरता है। बस नाव बदल रही है। गांव से थोड़ा दूर एक कच्चे रास्ते के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि गांव के सबसे बूढ़े लोग भी कहते थे, जब हम छोटे थे तब भी यह पेड़ इतना ही बड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश को नहीं छूती थीं, बल्कि जमीन की ओर झुकी हुई थीं, जैसे किसी ने थक कर सिर झुका दिया हो। उसके पत्ते बड़े भारी और घने थे और जब हवा चलती थी तो वे आपस में टकराकर ऐसी आवाज करते जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थपकियां दे रही हो। लोग कहते थे, इस पेड़ के नीचे बैठो तो नींद आ जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्यों। गांव में एक छोटी बच्ची थी, माया। उम्र सिर्फ 7 साल, लेकिन आंखों में कोई गहराई थी जिसे समझ पाना मुश्किल था। वो बहुत कम बोलती थी, कभी कभी तो पूरा दिन चुपचाप रहती। लोगों ने कहा, यह लड़की कुछ अजीब है, कुछ कहते बोल नहीं पाती शायद, लेकिन उसकी माँ कहती, नहीं, ये बहुत कुछ बोलती है, बस शब्दों में नहीं। माया को रातों को नींद नहीं आती थी। वो करवट बदलती रहती, आंखें छत पर टिकाए रखती और माँ की गोदी में भी कोई सुकून नहीं मिलता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसकी माँ से कहा, उसे उस बरगद के पेड़ के पास ले जा, शायद वहां उसे नींद मिले। अगले दिन माँ माया को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां सिर्फ पत्तों की छांव थी, धरती पर बिछी हुई नमी और एक शांत थमा हुआ समय। माया कुछ नहीं बोली, बस पेड़ की जड़ों के पास बैठ गई। माँ थोड़ी दूर बैठ गई और समय बीतने लगा। धीरे धीरे माया की आंखें बंद होने लगीं। उसने अपनी हथेलियां जमीन पर रखीं और जैसे ही उसकी उंगलियां मिट्टी से मिलीं, उसकी सांसें गहरी हो गईं। वो वहीं सो गई, बहुत देर तक सोई रही और जब जागी तो उसकी आंखें पहली बार हल्की लगीं। माँ ने पूछा, क्या सपना आया? माया ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं सपना, पर कुछ सुना मैंने। क्या? जैसे पेड़ मुझे कह रहा हो थक गई होगी, अब कुछ देर बस मैं हूं। उस दिन के बाद माया रोज वहां जाती। कोई खिलौना नहीं, कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस पेड़ की परछाई और वो जमीन पर लेट जाती, हाथ फैला देती और कुछ देर बाद उसकी सांसों की गति धीमी हो जाती। गांव में लोग अब कहते, पेड़ के नीचे अब फिर से नींद आती है। बच्चे भी वहां जाकर खेलने लगे, लेटने लगे और कुछ देर बाद सब शांत हो जाते। एक दिन गांव में एक शहर की महिला आई, थकी हुई, आंखों के नीचे काले घेरे, सिर में दर्द। वह माया को बरगद के नीचे बैठे देखती रही, फिर धीरे से पास आई। बेटिया, यहाँ तुम रोज आती हो? माया ने सिर हिलाया। यह पेड़ क्या करता है? माया ने कहा, यह मुझे कुछ नहीं करता, यह बस कुछ भी नहीं करता और शायद इसलिए मैं खुद को महसूस कर पाती हूँ। महिला थोड़ी देर बैठी रही, फिर आंखें बंद की और पहली बार बहुत सालों बाद उसे झपकी आई। गांव के लोग कहते हैं, अब पेड़ के नीचे एक ऊर्जा है, एक धड़कन है। वह कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, वो सिर्फ मौन है और जो भी उस मौन में कुछ देर रुक जाता है
उसके भीतर की सारी उलझनें उतर जाती है, जैसे पत्ते धीरे धीरे झड़ते हैं। अब माया बड़ी हो गई है, लेकिन वो अब भी हर दोपहर बरगद के पास जाती है। उसने वहां एक छोटी सी किताब छुपा रखी है, जिसमें वो नहीं लिखती, बस पत्तियां रखती है। हर बार एक नई पत्ती चुनती है, उसे चुपचाप किताब में रखती है और आंखें बंद कर लेती है। उसका विश्वास है हर पत्ती में एक रात की नींद है, और जब कभी उसे लगेगा कि दुनिया बहुत शोर कर रही है, वो बस अपनी किताब खोलेगी और उन पत्तियों की खुशबू से वापस नींद बुला लेगी। बहुत ऊंचाई पर बसा था एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जहां सड़कें नहीं पहुंचती थीं और जहां हर आवाज धीमी चलती थी। उस गांव का नाम था धारा पाटल। नाम सुनकर ही लगता था वहां कुछ बहता है, कुछ थमता नहीं। गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां बहने वाला एक झरना। उसे गांव वाले नींद की धार कहते थे। कहा जाता था कि उसका पानी इतना शांत था कि उसकी ध्वनि सुनते ही आंखें भारी हो जाती थीं। कोई जब बहुत थक जाता या जब किसी का मन भटकने लगे, तो वह बस वहां जाता, झरने के पास बैठता, और लौटते समय जैसे कोई अंदर से बदल चुका होता। कई मील दूर एक शहर था, तेज भीड़ भाड़ वाला और नींद से कोसों दूर। वहीं एक लड़का था, अंश 20 साल का कॉलेज का छात्र, लेकिन अंदर से बहुत थका हुआ। हर दिन वो दौड़ता, कक्षाएं, परीक्षा, सोशल मीडिया और अकेलेपन से भरी रातें। वो सो नहीं पाता था, कभी दवाइयां खाता, कभी देर रात वीडियो देखता, लेकिन नींद जैसे डर गई थी उससे। वो उसकी आंखों के सामने होती, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता, गायब हो जाती। उसकी माँ ने कहा, तू कहीं चला जा बेटा, जहां लोग नहीं, सिर्फ हवा हो, जहां समय तेरा पीछा न करे। अंश ने इंटरनेट पर देखा, पहाड़ों में एक गांव है जहां झरना नींद दिलाता है। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दिल ने कहा, जा, कुछ तो मिलेगा। वह निकल पड़ा, अकेला, एक छोटा बैग और एक अधूरी उम्मीद लेकर। गांव पहुंचना आसान नहीं था। बसें सिर्फ आधे रास्ते तक जाती थीं, बाकी का सफर पैदल तय करना होता था। ऊंचाई, पत्थर और हर ओर हरियाली। वह थककर चूर हो गया, और तब उसकी पहली मुलाकात हुई झरने से। झरना किसी चीख की तरह नहीं गिरता था, वह फिसलता था, बहुत धीरे, बहुत संयम से। उसकी आवाज कोई तेज लय नहीं थी, बल्कि एक धीमी लोरी थी, जैसे कोई माँ बच्चे को गा रही हो, सो जा, बह जा, भूल जा। अंश वहीं बैठ गया। बहुत देर तक कुछ नहीं सोचा, वो बस देखता रहा पानी की हर एक बूंद को, जो चट्टानों को छूकर निकलती थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह चौंका, क्या यह वही है नींद? वो लेट गया, एक पत्थर पर सिर रखा, घास उसकी पीठ के नीचे थी और झरने की ध्वनि उसके कानों में। फिर क्या हुआ उसे याद नहीं, क्योंकि शायद पहली बार कई महीनों बाद वो सचमुच सो गया। जब उसकी आंख खुली, सूरज ढल रहा था। उसने देखा, पास ही एक बूढ़े व्यक्ति खड़े थे। तू नया है? उन्होंने कहा। हाँ, मैं शहर से आया हूँ, अंश ने कहा। और अब तू वापस नहीं जाएगा जल्दी? क्यों? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब तेरी आत्मा ने बहना शुरू किया है। अंश ने झरने के पास एक पुरानी झोपड़ी में रहने का इंतजाम किया। हर दिन सुबह और शाम वह वहां जाता, कभी आंखें बंद करता, कभी बस पैरों को पानी में डुबोकर बैठता। धीरे धीरे उसके भीतर का कोलाहल कम हुआ, उसकी सांसें लंबी होने लगी। अब उसे रात में नींद आने लगी, बिना दवा के, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ उस झरने की स्मृति के साथ। एक दिन उसने बूढ़े से पूछा, ये झरना ऐसा क्यों है? बूढ़े ने कहा, यह पहाड़ की थकान है बेटा। हर बूंद जो गिरती है वह ऊपर से लंबा सफर तय कर यहाँ आती है। वो सब कुछ छोड़ चुकी होती है, तभी उसकी ध्वनि इतनी हल्की होती है, और यही हल्कापन नींद की चाबी है। अंश अब वहां के बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। हर कहानी झरने से जुड़ी होती थी, एक ऐसी धारा जो थकान से मुक्ति दिलाती है। 3 महीने बाद जब वह शहर लौटा तो सबको अजीब लगा। उसका चेहरा शांत था, आंखों में चमक थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब वह रात को सोता था और सुबह मुस्कुराता था। उसने अपने कमरे में झरने की आवाज रिकॉर्ड कर रखी थी। हर रात उसे सुनते हुए वह खुद को फिर उसी चट्टान पर पाता, झरने के पास, धूप के नीचे, हवा में लोरी गूंजती हुई। अब वह हर साल झरने के पास जाता है। उसने वहां एक बोर्ड लगवा दिया है, नींद यहाँ बिकती नहीं, यह बहती है। अगर तुम चुप हो तो यह तुम्हें छू लेगी। कभी कभी जीवन का सबसे सच्चा संगीत उस मौन में बजता है, जो ना तो बोलता है और ना ही सुनाई देता है। वो बस महसूस होता है, हवा के झोंकों में, धूप की नरमी में, और एक पतन के धीमे धीमे बहाव में। ऐसा ही एक मौन एक पुराने घर की छत पर रहता था। घर बहुत पुराना था, शहर के किनारे पर, ईंटों से बना, जिसके बाहर की दीवारें धूप में झुलस गई थीं और अंदर की दीवारें यादों से भर गई थीं। उस घर में रहती थी एक दादी। सब उन्हें
कर्मा दादी कहते थे। नाम क्यों पड़ा कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी उनके पास बैठता कहता, बदादी के पास बैठते ही जैसे सारी थकान उतर जाती है। उनके पास न कोई जादू था न कोई किताब, बस एक पतंग थी, एक नीली पतंग। हर दोपहर दादी उस पतंग को लेकर छत पर जाती थीं। वो उसे ऊंचा नहीं उड़ाती थीं, बस हल्का सा हवा में छोड़ देती थीं। पतंग हवा के साथ थोड़ा डोलती, थोड़ा गिरती, थोड़ा उठती, थोड़ा उठती, थोड़ा उठती। दादी उसे देखकर मुस्कुराती, जैसे कोई पुरानी दोस्त फिर मिलने आई हो। उसी घर में कुछ दिनों के लिए रहने आई थी सारा। शहर से, उम्र कोई 13 साल, पढ़ाई में बहुत तेज, लेकिन कुछ समय से वह हंसना भूल रही थी। पिछले 1 साल में उसके माता पिता अलग हो गए थे। रातों को वो करवट बदलती रहती थी और सुबह उठते ही उसका सिर भारी होता था। उसकी माँ ने कहा, कुछ दिन दादी के पास जा, वहां हवा अलग है। सारा को भरोसा नहीं था, उसे लगता था कौन सी हवा कुछ ठीक कर सकती है। लेकिन वह चली गई, चुपचाप एक किताब लेकर और नींद की कमी के साथ। पहले 2 दिन वह किसी से नहीं बोली। तीसरे दिन दादी ने पूछा, नींद आती है? सारा ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, सपने नहीं, या शायद हाँ, लेकिन डरावने। दादी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराई और बोली, कल दोपहर मेरे साथ छत पर चलना। अगले दिन सारा छत पर पहुंची। धूप थी, न तेज, न हल्की, न ठंडी, न गर्म, और वहां दादी थी अपनी नीली पतंग के साथ। इसे पकड़ो, दादी ने सारा को डोरी दी। सारा ने पूछा, यह उड़ती नहीं? उड़ती है, लेकिन तुम्हारे जैसा धीरे धीरे। सारा ने पतंग को हवा में छोड़ा। वह थोड़ी सी उठी, थोड़ी सी गिरी, फिर डोलने लगी और फिर बस तैरती रही। कोई तेज भागना नहीं, कोई जिद नहीं, बस बहना। दादी ने कहा, तू हर समय सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है ना? सारा चौंकी। मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मुझे तेरी आंखों ने बताया। दादी बोली, तू सोती नहीं क्योंकि तेरा मन रुकता नहीं, लेकिन देख, ये पतंग भी तो बिना कुछ किए बस बह रही है। कभी कभी खुद को हवा के हवाले कर देना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। सारा ने पहली बार गहरी सांस ली। वो वहीं छत पर बैठ गई, पतंग की डोरी हाथ में लिए। हवा उसके बालों में उलझ रही थी और उसकी पलकों में एक मीठा भारीपन आने लगा। कुछ पल बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। दोपहर की धूप अब और भी सुनहरी लगने लगी थी। जब वह जागी, सूरज थोड़ा नीचे जा चुका था। दादी उसके पास बैठी थी और नीली पतंग अब भी डोल रही थी। न सो गई थी? सारा ने पूछा। हाँ, दादी मुस्कुराई। और यह नींद असली थी, वो जो शरीर नहीं, आत्मा को थकान से मुक्त करती है। अब सारा हर दिन छत पर जाती, वह पतंग को बस पकड़ती और फिर आंखें बंद कर लेती। अब उसे किताबें नहीं पढ़नी थी, स्क्रीन नहीं देखनी थी, किसी को कुछ साबित नहीं करना था। अब उसे सिर्फ बहना था। कुछ दिनों में उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गईं और मुस्कान वापस आ गई। उसकी माँ जब उसे लेने आई तो दादी ने कहा, बेटी आप फिर से उड़ना जान रही है, धीरे लेकिन लगातार। सारा ने उस नीली पतंग को मांदा। दादी ने हंसकर कहा, अब यह तेरी है, लेकिन ध्यान रखना, इसे हवा में उड़ाना नहीं, बस उसके साथ बहना। आज सारा फिर से शहर में है, लेकिन हर दोपहर जब सब सो रहे होते हैं, वह छत पर जाती है, नीली पतंग को हल्का सा हवा में छोड़ती है और जैसे ही वह डोलने लगती है, सारा की आंखें बंद होने लगती हैं। अब वह उड़ती नहीं, बहती है, हर सांस के साथ, हर झपकी के साथ, थोड़ी और सुकून की ओर। पहाड़ों के बहुत भीतर, जहां तक सड़कें नहीं जाती थीं, एक झील थी, न इतनी बड़ी कि समुद्र जैसी लगे, न इतनी छोटी कि तालाब कह सकें, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी, उसमें तारे दिखते थे। सच में, रात होते ही झील का पानी कांच जैसा हो जाता और आकाश के सारे तारे उसमें उतर आते, जैसे आसमान ने अपने बच्चों को वहां खेलने भेज दिया हो। लोग उसे तारों की झील कहते थे, लेकिन गांव के बूढ़े लोग जानते थे, यह कोई साधारण जगह नहीं है। यह वो जगह थी जहां थके हुए दिल और टूटी हुई सांसें आकर खुद को जोड़ पाती थी। झील के किनारे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी थी, वहां रहती थी एक वृद्ध महिला, शांति अम्मा। बहुत कम बोलती थीं और जितना भी बोलती थीं, उसमें भी मौन ज्यादा होता था। लोग कहते थे, अम्मा की आंखों में ऐसा कुछ है जिसे देखकर तुम्हारे भीतर की आवाज खुद बोलने लगती है। शहर से एक लड़का आया, रुद्र, 16 साल का, चेहरा तेज लेकिन बुझा हुआ, और कंधों पर कोई ऐसा बोझ जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता था। माँ बाप ने कहा, तू किसी से बात नहीं करता, सोता नहीं, डरता भी नहीं, और आंखों में थकान है, जा कहीं सुकून ढूंढ। रुद्र नहीं जाना चाहता था, पर जब नींद छिन जाए और दिन की धूप भी जलाने लगे, तब इंसान खुद को किसी पहाड़ी पगडंडी पर खींच लाता है। रुद्र पहुंचा शांति अम्मा की झोपड़ी पर। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस झील के किनारे बैठ गया। चुपचाप। अम्मा बाहर आई, कुछ नहीं पूछा,
बस पास बैठ गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तू तारे देखने आया है या अपनी आंखों से कुछ हटाने? रुद्र चौंका, उसने सिर झुका दिया और पहली बार भीतर से कुछ बहने लगा। शब्द नहीं थे पर दिल की दरारें खुल गईं। अम्मा ने कहा, यह झील कोई चमत्कार नहीं, यह तुझे कुछ नहीं देगी, बस तुझसे वो सब छीन लेगी जो तुझे सोने नहीं देता। रुद्र कुछ नहीं बोला। अम्मा ने झोपड़ी से एक चटाई निकाली और कहा, लेट जा, आंखें बंद कर। रुद्र लेट गया। सामने तारों से भरा आसमान और नीचे उनके प्रतिबिंब से चमकती झील। कुछ पल तक वो सोचता रहा, क्या मैं अब भी वही रुद्र हूं जो शहर से आया था? लेकिन फिर उस झील की चुप्पी उसकी पलकों पर उतरने लगी। एक धीमी सांस, कोई शब्द नहीं, बस नींद, गहरी, असली, जैसे कोई उसे झील ने खींचकर सुला रहा हो। सुबह जब सूरज निकला, रुद्र की आंखों के नीचे के काले घेरे कुछ हल्के लग रहे थे। अम्मा ने पूछा, कुछ सुना? हाँ, जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक है। अब रुद्र रोज रात को वहां जाता, कभी कुछ नहीं कहता, बस झील में बैठकर तारे गिनता और खुद को भूलने लगता। एक रात अम्मा ने उससे कहा, नींद कोई ख्वाब नहीं होती बेटा, नींद वो भरोसा होती है जो तू अपने आप पर करता है कि अब तो सुरक्षित है। रुद्र ने आंखें बंद की और पहली बार बिना कुछ याद किए उसे नींद आई। एक हफ्ते बाद जब वह वापस शहर जा रहा था, अम्मा ने उसे एक छोटा शीशे का टुकड़ा दिया। ये झील का टुकड़ा है, उन्होंने कहा, जब भी नींद न आए इसे देख लेना, तारे नहीं दिखेंगे पर तुझे तेरा सुकून याद आ जाएगा। अब रुद्र रात को उस शीशे को तकिए के पास रखता है और जैसे ही आंखें बंद करता है उसे फिर वो झील दिखती है। वही चुप्पी, वही तारे, वही शांति, अम्मा की सांसों जैसी धीमी हवा, और फिर उसे नींद आ जाती है। शहर की हलचल से दूर एक बहुत पुराना मोहल्ला था। वहां न कोई ट्रैफिक था, न कोई तेज आवाजें, बस पुराने पेड़ों की गंध, कांच की खिड़कियां और खामोश गलियां। हर शाम जब सूरज ढलता तो वह मोहल्ला नीले रंग में डूब जाता। ऐसे लगता जैसे दिन और रात के बीच कोई छोटी सी दुनिया है जो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो थके हुए हैं। इसी मोहल्ले की एक गली के आखिरी कोने में एक घर था, छोटा, लकड़ी का और एक अकेली बच्ची का। उसका नाम था नूरी। उम्र सिर्फ 9 साल, पर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। पिछले कुछ समय से वह बोलना कम कर चुकी थी। उसके पापा अब नहीं थे, माँ काम पर चली जाती थी और वो अकेली घर में रहती थी, किताबों, खिड़की से झांकते आसमान और कुछ भूले हुए खिलौनों के साथ। पर सबसे अजीब बात यह थी कि नूरी को अब नींद नहीं आती थी। वह बिस्तर पर लेटती, पंखे की धीमी आवाज सुनती, पर उसकी आंखें नहीं बंद होती थीं। कभी कभी वह तकिए में चेहरा छुपाकर रोती थी और कहती, क्यों नहीं आती तुम नींद? तुम सबको आती हो, मुझे क्यों छोड़ देती हो? फिर एक शाम बारिश आई, पर यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी। यह धीमी बारिश थी, बिना गरज के, बिना हवा के, जैसे आसमान खुद भी चुपचाप रो रहा हो। नूरी खिड़की के पास बैठी थी और तभी उसने देखा एक बिल्ली, गीली, थकी हुई, धीरे धीरे उसके घर के बरामदे में आई। उसकी चाल में कोई डर नहीं था, बस शांति थी, जैसे वो जानती थी कि यह उसका ही घर है। नूरी दरवाजा खोलकर बाहर आई। बिल्ली ने सिर उठाकर उसे देखा। बिना कोई आवाज किए नूरी झुकी, धीरे से उसे सहलाया और वो तुरंत उसकी गोद में आ गई। उस रात पहली बार नूरी बिस्तर पर लेटी और बिल्ली उसके सीने पर। बारिश अब भी गिर रही थी, पर उसकी बूंदें छत पर इतनी धीमी थीं कि वे लोरी जैसी लग रही थीं। बिल्ली की सांसें बहुत हल्की थीं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। नूरी ने उन्हें महसूस किया और धीरे धीरे उसकी खुद की सांसें उसी लय में चलने लगीं। और फिर उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें बंद हो गईं। कई दिनों बाद उसे नींद आई थी। सुबह जब वह जागी, बिल्ली अब भी पास थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन घर में अब भी एक नमी भरी थी जो सुकून दे रही थी। उसने बिल्ली को देखकर कहा, क्या तुम मेरी नींद हो? बिल्ली ने पलकें झपकाईं और जैसे कह रही हो, मैं वो हूं जो चुपचाप आता है जब तुम सब कुछ छोड़ देती हो। अब हर दिन शाम को नूरी उस बिल्ली का इंतजार करती। वह उसे मीरा कहने लगी। मीरा कभी आवाज नहीं करती थी, कभी माँ नहीं मांगती थी, पर जब भी नूरी उसे देखती उसका मन हल्का हो जाता। अब नूरी धीरे धीरे बोलने लगी थी, खुद से, किताबों से, माँ से, लेकिन सबसे ज्यादा मीरा से। एक दिन नूरी ने माँ से पूछा, नींद क्या होती है? माँ ने जवाब दिया, नींद वो होती है जब तुम्हारा मन थक कर कहता है, अब और नहीं, अब मुझे किसी की गोद चाहिए। नूरी ने मुस्कुराकर मीरा की ओर देखा तो मीरा मेरी गोद है। माँ की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे अब नूरी को रातों में डर नहीं लगता। वह मीरा को अपने तकिए के पास सुला लेती और जैसे ही बारिश की आवाज या पत्तों की सरसराहट शुरू होती, उसकी सांसें धीमी हो जाती। अब उसे कोई सपना नहीं आता था, सिर्फ एक हल्की सी खामोशी, जैसे कोई उसकी पीठ सहला रहा हो। एक शाम मीरा बाहर चली गई और वापस नहीं आई।
नूरी इंतजार करती रही। रात बीत गई, सुबह हो गई, पर मीरा नहीं लौटी। नूरी का दिल भारी हो गया, पर पहली बार उसने खुद से कहा, शायद मीरा अब किसी और को नींद देने गई है। उस रात वह बिस्तर पर लेटी, उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस ली, जैसे मीरा अब भी सीने पर बैठी हो। वह मुस्कुराई और फिर सो गई, बिना मीरा के साथ।